दोस्तों इस वीडियो में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर करने वाले हैं जो कि क्लास 10th का चैप्टर है एनसीईआरटी सीबीएसई से। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसके सारे टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो टॉपिक हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा, हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। कार्बन के बारे में जानेंगे कि कार्बन क्या है और कहाँ कहाँ पर कितना कितना कार्बन जो है पाया जाता है। ठीक है, क्या परसेंटेज है, हमारे अर्थ क्रस्ट में कितना कार्बन है, हमारे एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर कितना कितना अमाउंट ऑफ कार्बन पाया जाता है। ठीक है, जो हम इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन में देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे हाउ कार्बन अटेंड नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो किस तरह से कोई भी कार्बन एटम नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड करता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स देखेंगे, द कोवलेंट बॉन्ड्स, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड होमोलोगस सीरीज। तो अगर हम बात करें सिलेबस की, जो कि 2021 और 2022 का जो सिलेबस है, 2021-22 का जो सिलेबस है, जो इस साल का सिलेबस है मेन, उस सिलेबस में बस इतने ही टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर से, कार्बन एंड कंपाउंड से। तो इन टॉपिक्स को देखेंगे। बाकी और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि इस चैप्टर में फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैं, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, एथनॉल एंड एथनोइक एसिड। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है, काफ़ी बार पूछा गया है इनके बारे में एग्जाम में। तो एथेनॉल एंड एथनोइक एसिड, ये दो कंपाउंड्स हैं, इनके बारे में जानेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड। ठीक है, कार्बन कंपाउंड के जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं हम इसमें। कंबशन, कंबशन का मतलब होता है कि किस तरह से किसी कार्बन कंपाउंड को जलाया जाता है, और जलाने के बाद मतलब किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिलती है उस रिएक्शन में। कंबशन मतलब जलाना। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उसके बाद हम ऑक्सीडेशन देखेंगे, एडिशन रिएक्शन देखेंगे एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड में। ठीक है, उसके बाद है लास्ट टॉपिक बच जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से, जो कि है सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो इससे भी कहीं ना कहीं एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन रहता है। लेकिन अभी की अगर बात करें 2022 का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, 2022 के एग्जाम में आपको बस यही टॉपिक पूछने वाला है, आपको इन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करना है, बस होमोलोगस सीरीज तक ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एक एक टॉपिक से। स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। दोस्तों इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं कार्बन एंड कंपाउंड का। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम कार्बन क्या होता है, ठीक है, और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स कहाँ कहाँ पे बनता है और कार्बन कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए, कार्बन इज एवरीवेयर, जैसे कि इसने कहा कार्बन हम हमेशा मतलब हर जगह पाया जाता है। हर जगह मतलब किसमें, देखिए फूड आइटम, जो भी फूड आइटम हम खाते हैं, ये फूड आइटम जो भी हम खाते हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर टोमेटो है, ठीक है, और वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं कुछ। तो ये सभी के सभी किससे हमें मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, है ना। ये सभी प्लांट सोर्स हैं, ये प्लांट सोर्स हो सकता है एंड एनिमल सोर्स हो सकते हैं इनके फूड आइटम के। तो ये सभी के सभी जितने भी आपने फूड आइटम देखे होंगे, इसमें आपने सुना होगा कि इसमें ग्लूकोज रहता है ना, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन्स हो गए, प्रोटीन्स पाए जाते हैं इसमें। तो ये सभी के सभी एलिमेंट जो है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, तो ये सभी किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। इसके अंदर एक एलिमेंट कार्बन है। जैसे कि आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला देखा होगा, क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, C6H12O6। तो इसमें भी आप देखेंगे कि एक एलिमेंट ऐसा है जो कि कार्बन प्रेजेंट है। मतलब प्रोटीन्स की भी बात करें और अगर ग्लूकोज की भी बात करें तो वहाँ पर कार्बन प्रेजेंट रहता है। क्लोथ्स के अंदर कार्बन रहता है, जो हम कपड़े पहनते हैं वो सभी, ये भी इनके भी सोर्स क्या रहते हैं, प्लांट एंड एनिमल से मिलते हैं हमें। ठीक है, कुछ कपड़े हैं जो प्लांट से लिए जाते हैं, कुछ ऐसे क्लोथ्स भी होते हैं जो एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं हमें। ठीक है, तो ये भी सभी के सभी किसके बने होते हैं, इसके अंदर भी फाइबर्स हैं ये, तो ये सभी किसके हैं, कार्बन बेस्ड रहते हैं, इसके अंदर भी कार्बन पाया जाता है। मेडिसिन, जितने हम मेडिसिन खाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी मतलब मेडिसिन में भी कार्बन का अमाउंट देखा जाता है। मिनरल्स हो गए, मिनरल्स जो हम अर्थ क्रस्ट से मिनरल्स निकालते हैं, जैसे ये देखे होंगे आपने, ठीक है, जब माइनिंग वगैरह की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ज़मीन के नीचे से अर्थ क्रस्ट में से जो हम मिनरल्स निकालते हैं, ये मिनरल्स भी, ये इसके अंदर भी कार्बोनेट मिनरल्स रहते हैं। ये कैसे, कार्बोनेट, जिसमें कार्बन पाया जाता है। ठीक है, और भी कोल की अगर हम बात करते हैं तो कोल के अंदर भी कुछ ना कुछ पार्ट, मतलब इसका मैक्सिमम पार्ट जो रहता है, मैक्सिमम पार्ट जो है कोल का, उसके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो प्योर फॉर्म कह सकते हैं हम, कोल एक प्योर फॉर्म है कार्बन का। ठीक है, कुछ एक्सटेंट तक ये प्योर ही बोला जाता है, क्योंकि इसमें भी मैक्सिमम पार्ट जो है वो कार्बन का रहता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, ये सभी भी, इन सब के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है। तो देखिए, कार्बन की अगर हम बात करें तो अभी देखा हमने कि कार्बन हर जगह है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड,
जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स भी हैं वो सभी भी कार्बन बेस्ड है, मतलब उनके अंदर भी कार्बन है। जैसे कि हमारी बॉडी की हम बात करें तो हमारे जो नेल्स हैं, नेल्स के अंदर कार्बन पाया जाता है, ठीक है, कार्बन का अमाउंट है। हमारे हेयर्स हैं, हेयर्स के अंदर भी कार्बन है, ठीक है। तो ये देखिए कहाँ कहाँ पर कार्बन फैला हुआ है, मतलब इसका अमाउंट कहीं ना कहीं पर आप अपने आसपास 90% से 95% चीज़ें देखेंगे जो भी आपके आसपास है उन सभी में कार्बन पाया जाता है। ये एलिमेंट जो है इट कैन बी फाउंड डिजॉल्व इन ऑल वाटर बॉडीज ऑन द प्लैनेट। जितने भी वाटर बॉडीज होते हैं उनके अंदर कार्बन हमेशा पाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा प्लांट्स, एनिमल्स सभी कार्बन बेस्ड रहते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। देखिए हमारा ये अर्थ क्रस्ट है, इस अर्थ क्रस्ट के अंदर अगर हम इसकी बात करते हैं तो 8 से 40 किलोमीटर ये आप डेप्थ तक जाएंगे ना, 40 किलोमीटर डेप्थ तक, मतलब जो कि काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है 8 से 40 किलोमीटर का, तो ये हमारा अर्थ क्रस्ट बोला जाता है। तो इस अर्थ क्रस्ट के अंदर, इस अर्थ क्रस्ट के अंदर भी देखिए काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे ऑक्सीजन टॉप पे आता है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है जो कि 46.1% है हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर। सिलिकॉन की बात करें 28.2%, एल्यूमिनियम ऐसे ही 8.23%। लेकिन अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो देखिए कार्बन आपको कहाँ दिखाई देता है, तो कार्बन दिखता है हमको 17th नंबर पर। 17th नंबर अगर आप देखेंगे तो 0.02% जो है वो कार्बन कहाँ पर प्रेजेंट है। कार्बन का मतलब 0.02% पार्ट जो है वो सारा हमारा अर्थ क्रस्ट के अंदर है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है कार्बन का, ठीक है। यहाँ पर देखें द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ द मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स। मैंने बताया था अभी पीछे, कार्बोनेट जो ओर वगैरह निकाले जाते हैं ना, जो मिनरल्स निकाले जाते हैं उसके अंदर भी कार्बन पाया जाता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रहते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम, इन सब के अंदर कार्बन मिलता है, ठीक है। ये अर्थ क्रस्ट में से निकाले जाने वाली सभी चीज़ें हैं जो हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर की भी अगर हम बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर में भी कार्बन रहता है। कितना परसेंट कार्बन है? 0.03% ऑफ कार्बन हमारे हमारे एटमॉस्फेयर है ना, जो हमने देखा है ना, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का हमारे, उसके अंदर भी क्या है, CO2 का लेवल है। मतलब CO2 कितना है? 0.03% है। मतलब अर्थ क्रस्ट में जितना कार्बन है उससे कुछ 0.1%, 0.01% जो है ज़्यादा पार्ट है किसमें, हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो आपको याद रखना है अर्थ क्रस्ट में हमारे 0.02% कार्बन है एंड 0.03% हमारा कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। ये फोर्थ एलिमेंट है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। अगर हम अपने पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स में 4th नंबर पर आता है। किसके बाद आता है ये? सबसे टॉप पर हाइड्रोजन, हीलियम एंड ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स हैं सबसे ज़्यादा जो हमारे यूनिवर्स में है, हाइड्रोजन, हीलियम एंड ऑक्सीजन। एंड 4th नंबर पर आता है यहाँ पर कार्बन, ठीक है। कार्बन जो है एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल मतलब ऐसा जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, लेकिन मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक केस ऐसा भी देखा गया है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और वो एक प्योर कार्बन है, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं किसकी, ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट आपने देखा होगा कुछ इस तरह का दिखाई देता है ये ग्रेफाइट। और ये पेंसिल की निब वगैरह भी जो होती है ना, वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। मतलब मैक्सिमम पार्ट इसमें भी ग्रेफाइट का बना हुआ रहता है, ठीक है। ये पेंसिल की जो निब होती है ये यहाँ पर, ठीक है, लेड बोलते हैं जिसको हम, तो ये किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। और ये क्या करता है, इसको अगर इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हो जाती है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं एक ग्रेफाइट जो है एक कार्बन का कंपाउंड है। कार्बन मतलब एक कार्बन है, प्योर कार्बन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन इसके अलावा, ग्रेफाइट के अलावा कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी कार्बन का ऐसा फॉर्म नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कार्बन किस तरह से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करता है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हम कुछ बातें कार्बन के बारे में, ठीक है। तो देखिए कार्बन क्या है, कार्बन एक एलिमेंट है जिसमें इसका एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 6 रहता है। एटॉमिक नंबर इसका 6 है और इसका मास नंबर की अगर हम बात करें तो मास नंबर इसका 12 रहता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी एलिमेंट का अगर मैं कहता हूँ एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें जितने उसमें पॉजिटिव हैं और कितने उसमें नेगेटिव चार्ज है,
ठीक है। किसी भी एलिमेंट के अंदर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कितना कितना प्रेजेंट है वो बताया जाता है क्या, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, इसमें 6 होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करें जो कि प्रोटॉन है वो कितने होते हैं, इसमें 6 होते हैं। तो यहाँ पर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और 6 प्रोटॉन रहते हैं, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है ये जो एलिमेंट है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही इसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने पढ़ा होगा कि कार्बन का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। इसमें 2 शेल होते हैं, के शेल और एल शेल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब इसमें फिल किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं हम के शेल में। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम, के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एल शेल में ऐसे आपने शेल्स पढ़े होंगे के एल एम एन, पिछली क्लास में 9th क्लास में आपने देखा होगा। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। एल शेल की कितनी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। एम शेल की 18 की होती है। एन शेल की 32 होती है। ऐसे ही आगे चलता रहता है, ठीक है। तो ये फार्मूला इसका एक बेसिक फार्मूला हुआ करता था 2n², है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल। किसी भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2n²। तो यहाँ पर n इज़ अ नंबर ऑफ शेल। जैसे पहला शेल है तो n की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। के शेल में कितने आएंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। जितने मैंने बताया था इसमें इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए के शेल में। अब यहाँ पर देखो ये इसका न्यूक्लियस बोला जाता है, सेंटर वाला पार्ट जो है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर। कितने पॉजिटिव हैं, 6 पॉजिटिव है। ए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर देख सकते हो। तो ये पॉजिटिव चार्ज फिल कर दिए। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अगले वाले नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो यहाँ पर कितने रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो हम 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे एल शेल में आ गए। अगर हम बात करते हैं इसकी वैलेंसी की, तो वैलेंसी इसकी होती है 4 इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये वैलेंसी क्या होती है, और अभी हम देखेंगे, ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैलेंसी की अगर हम बात करते हैं तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्टेट का मतलब होता है कि किसी भी आउटर मोस्ट शेल में कितने, एल शेल में एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। 8 पूरे करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स की इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी 4 इलेक्ट्रॉन्स की और है, 4 और मिलेंगे तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। तो इसलिए इसकी 4 इलेक्ट्रॉन्स की इसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, गेन करेगा यहाँ पर, तो इसकी वैलेंसी मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की रहेगी। तो चलिए समझते हैं नोबल गैस क्या होती है, ठीक है। तो इसी के बाद है बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस में देखिए ये सबसे लास्ट वाला आपको जो ये कॉलम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये कॉलम, इसको नोबल गैस कहा जाता है। ये नोबल गैस क्यों बोले जाते हैं, इसकी वजह है। देखिए नोबल गैस का मतलब होता है, ये नोबल गैसेस क्या होती हैं, लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब है सबसे कम रिएक्टिव। ये आप सारे एलिमेंट देख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट जितने भी इनको छोड़कर बच गए, ये सभी के सभी एलिमेंट में से बस ये एक ऐसा कॉलम है जो सबसे कम रिएक्टिव है। इसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। अब क्यों नहीं करते उसकी भी एक वजह है, वो समझते हैं, ठीक है। तो बिकॉज दे हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच फिल देयर आउटर एनर्जी लेवल। मतलब सबसे बाहर वाला जो शेल होता है ना, उसके अंदर या तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका मतलब एक तरह से ये स्टेट ना, जैसे अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए या 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तब वो स्टेट जो हो जाती है वो स्टेबल हो जाती है। देखिए समझते हैं, ठीक है। जैसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, हीलियम की बात करते हैं, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है ये Z एटॉमिक नंबर से लिखते हैं हम। तो एटॉमिक नंबर इसका 2 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे इसमें। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो के शेल में, पहले वाले शेल में, इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, है ना। के शेल की अगर बात करते हैं, यहाँ पर अगर मैं KLMN बनाता हूँ, KLM, तो के शेल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम की अगर बात करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। नियॉन की अगर बात करते हैं तो नियॉन में देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है। तो इसका 10 है, तो इसकी वजह क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, और 2 इसके के शेल में आ जाएंगे और 8 आ जाएंगे इसके एन शेल में। तो इसकी जो लास्ट वाला शेल देखेंगे तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह आर्गन की बात करते हैं तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले वाले के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2,
नेक्स्ट वाले शेल में 8, 2 और 8 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए एंड नेक्स्ट वाले शेल में आएंगे 8। तो इसी तरह आप देखेंगे ना क्रिप्टन के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन, सब में मैक्सिमम जो लास्ट शेल जो होता है उसमें या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह से ये एक स्टेबल स्टेट को बताता है, ठीक है। जैसे कि ये देखो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में इसके लास्ट शेल की बात करते हैं, ठीक है। नियॉन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, आर्गन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्रिप्टन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक स्टेबल स्टेट को दिखाता है। अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है या 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो उस स्टेट जो होगी स्टेबल होगी। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी एटम के अंदर तो वो कैसा बन जाएगा, हीलियम की तरह बन जाएगा, है ना। हीलियम में क्योंकि लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर बात करते हैं नियॉन की, तो नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये मतलब एक स्टेबल स्टेट है। स्टेबल मतलब ये आगे रिएक्शन नहीं करेगा किसी एलिमेंट के साथ, इसको ज़रूरत ना ही इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं ना ही लेने हैं, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट है। दिस इज द मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सो नोबल गैसेस रेयरली मतलब बहुत कम, रेयरली रिएक्ट विद ईच अदर एंड रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड। मतलब वो दूसरों एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और कंपाउंड्स नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। तो चलिए देखते हैं कार्बन के बारे में, समझते हैं कि कार्बन किस तरह से इस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर सकता है, ठीक है। कार्बन कैसे पहुंच सकता है यहाँ तक, ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक, या ठीक है। तो चलिए देखते हैं हाउ कार्बन अटेंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर देखिए, इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल बोला जाता है। तो देखा अभी हमने पीछे स्ट्रक्चर भी देखा कार्बन का, ठीक है। तो के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखा था अभी हमने कार्बन का। अब यहाँ पर देखिए इस कार्बन को क्या करना है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने देखा क्या होता है, या तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, ठीक है, बाहर वाले शेल में, या इसमें या तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो ये 2 और 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट कर सकता है अपने, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। कार्बन नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, ठीक है। देखिए तो ये 2 कंडीशंस बनेंगी, अभी दोनों कंडीशंस को समझते हैं अटेंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए पहला कंडीशन क्या था, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर कार्बन, ध्यान से समझना इस चीज़ को, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, C4 नेगेटिव बन जाएगा ऐसे, है ना। क्योंकि मैंने बताया सेंटर में क्या होते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव है। लेकिन जब इसको 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, मतलब ये देखो यहाँ पर अभी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 प्रोटॉन है, 6 पॉजिटिव चार्ज है, 6 नेगेटिव है ना, 6 नेगेटिव 6 पॉजिटिव है। लेकिन 4 एक्स्ट्रा नेगेटिव आ गए अगर, तो ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 एक्स्ट्रा नेगेटिव आ गए। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से इस पर 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और जिसकी अब यहाँ पर देखो ये कंडीशन किस तरह की हो जाएगी, देखो अभी हमने पढ़ा अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 1 मिनट, इसका इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड किए तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। तो के शेल में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये किसकी तरह बन जाएगा, बिल्कुल सेम। अभी हमने पीछे एक कंपाउंड देखा था नियॉन, नियॉन का सेम था ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये नियॉन नहीं बनेगा, नियॉन के जैसा हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये स्टेबल हो जाएगा कार्बन। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर, क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसके बारे में अब समझते हैं। देखिए, बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस के लिए ना काफ़ी मुश्किल काम होने वाला है अब। न्यूक्लियस के लिए क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में देखिए इसमें 6 पॉजिटिव थे, पहले 6 पॉजिटिव थे, 6 नेगेटिव थे, तो काम बढ़िया था, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी। न्यूक्लियस क्या करेगा, 6 पॉजिटिव ये 6 नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेंगे, बाइंड अप करके रखेंगे। लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स और एक्स्ट्रा आ गए तो 1 2 3 4, तो न्यूक्लियस अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल, इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर 10 और पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन हो गए यहाँ पर 6। क्या 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सकते हैं, पकड़ के रख सकते हैं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला केस हो जाता है अपना फेल, ठीक है, फेल हो जाता है ये केस। क्यों फेल हो जाता है, क्योंकि
न्यूक्लियस के बस का नहीं रहेगा कि वो किसी और एलिमेंट से मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले और उसको होल्ड करके रख ले कार्बन अपने पास, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ अब क्या कर सकते हैं, तो कार्बन को अब एक तरीका और है अपने पास, क्या कर सकते हैं, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्मिंग C4 पॉजिटिव कैटायन। सीधी सी बात कि कार्बन क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन ना लूज कर दे। ये जो 4 इस पे 4 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, जैसे कि आउटर मोस्ट शेल वाले 4 इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस शेल वाले, है ना, वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पर ये चारों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, या तो लूज कर दे, लूज कर देगा तो क्या होगा, कार्बन कुछ इस तरह का बन जाएगा, है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे अब कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में, और न्यूक्लियस के लिए भी अब मुश्किल नहीं रहेगा इसको होल्ड करके रखना। तो अब देखिए बट लेकिन अभी इसमें भी दिक्कत आने वाली है, बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी कार्बन को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। क्यों, क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने अपने शेल से, एंड बिहाइंड अ कार्बन कैटायन, और पीछे एक कार्बन कैटायन छोड़ना है C4 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, और विथ 6 प्रोटॉन इट इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज करके 2 ही इलेक्ट्रॉन्स में बना पाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए कार्बन के साथ तो हो गई बड़ी दिक्कत, क्योंकि देखो ना ही कार्बन क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ये ना ही गेन कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो कार्बन करे क्या, कार्बन नोबल गैस तक कैसे पहुंचे। अगर ये ऐसा बन जाता है ना, तो जैसे ये नियोन का स्टेट था ना, ये किसका स्टेट बन जाता है, हीलियम का ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ना ही ये हीलियम की तरह बन पाया, ना ही नियोन की तरह, मतलब नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड नहीं कर सकता कार्बन इस तरह से, ठीक है। ना ही कार्बन इलेक्ट्रॉन लेता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन देगा। तो कार्बन कैसे स्टेबल स्टेट में आएगा, तो क्या इसके पीछे एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, कैसे स्टेबल स्टेट में आएगा। तो देखिए स्टेबल स्टेट में आने के लिए ना कार्बन को चाहिए, क्या करता है, एक तरीका है कार्बन के पास, शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से किस तरह से कार्बन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कार्बन के बीच में और ये कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में और जानेंगे कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं H2 का, जो कि हाइड्रोजन गैस है, जो कि डायएटमिक मॉलिक्यूल है, मतलब 2 एटम हमेशा 2 हाइड्रोजन मिलकर एक डायएटमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो कि हाइड्रोजन गैस कहा जाता है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर इसका बनाया जाता है और किस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है और कंपाउंड जो है H2 तैयार होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 1 रहता है। हमने अभी बात की थी एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर जितना किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन को हमने x के जरिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को अपना जो लास्ट शेल है, जो इसका आउटर मोस्ट शेल में जो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचना है, मतलब इसको किस तरह का बना सकते हैं हम, इसको नियोन, इसको हम हीलियम की तरह बना सकते हैं। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा नियोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा बनने, मतलब स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब उसे 1 इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से मिलेगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन एटम है, ऐसा ही हम एक हाइड्रोजन एटम और लेंगे, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम और लेंगे तो देखिए यहाँ पर अब स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों को, इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको भी एक ज़रूरत है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने ऑक्टेट को, अपने एक तरह से अपने आउटर मोस्ट शेल को 2 इलेक्ट्रॉन से भरने के लिए। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर इन पे आ जाते हैं तो ये स्टेबल हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। किस तरह से शेयरिंग करते हैं, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स को, ये अपना इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने आपस में इसको शेयर करा, मतलब एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है। मतलब जैसे उसमें होता था ना, जब हम आयनिक कंपाउंड्स पढ़ते थे तो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता था, 1 इलेक्ट्रॉन देता था और 1 इलेक्ट्रॉन लेता था। वहाँ पर 2
एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते थे जो एक इलेक्ट्रॉन लेगा एक देगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दोनों को लेने हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, या एक तरह से कह सकते हैं दोनों क्या करते हैं, शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का है। तो दोनों जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं तो यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल बनता है और इस तरह का, इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है। और इनके बीच में देखिए एक सिंगल लाइन से यहाँ पर बॉन्ड को दिखाया गया है, इसको बॉन्ड लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड लाइन क्या है, सिंगल लाइन का मतलब है यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की जो है शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन डोनेट करती है किसको, सिंगल बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। और इस तरह से जो है ये हाइड्रोजन एटम्स जो है पूरा तैयार होता है। और जो भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के थ्रू होती है ना, उन बॉन्डिंग को या उन ऐसे कंपाउंड्स को कोवलेंट बॉन्डिंग या कोवलेंट कंपाउंड कहा जाता है। तो यहाँ पर एक सिंगल कोवलेंट कंपाउंड देखने को मिलता है, ठीक है, हाइड्रोजन में। तो इस तरह से हाइड्रोजन अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, मतलब उसको स्टेबल स्टेट में लाने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं आगे। देखिए अब हमारे पास है क्लोरीन Cl2, ठीक है, जो कि डाइएटमिक, अगेन डाइएटमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, 2 क्लोरीन एटम है। तो क्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। और एटॉमिक नंबर 17 होने की वजह से 17 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो के एलिमेंट शेल में देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, आपने पढ़ा होगा। के शेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम, है ना, के शेल में 2 ही आते हैं, एल शेल में 8। और एम शेल की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 2 और 8, ये मतलब ये 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन पूरे फिल हो चुके हैं, लेकिन बच जाते हैं 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच जाते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन जो है एम शेल में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस एम शेल को ऑक्टेट में कंप्लीट, मतलब इसके स्टेट को ऑक्टेट स्टेट बनाने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो आउटर मोस्ट शेल बोला जाता है, जो इसका सबसे बाहर वाला शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेते हैं क्लोरीन के एटम के। देखो 2, 2, 4, 2, 6 और एक ये 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी तरह हम क्लोरीन के ऐसे ही 2 एटम लेंगे, क्योंकि ये डाइएटमिक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर 2 एटम क्लोरीन के, क्लोरीन 2 बनेंगे यहाँ पर, मतलब Cl2 बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 7 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास है। अब इस क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इस वाले क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस क्लोरीन को भी यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब इलेक्ट्रॉन्स देखिए कैसे यहाँ पर ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है दोनों को। तो ये आपस में क्या करेंगे, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यहाँ पर भी जो बॉन्ड बनेगा, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल लाइन बनेगी यहाँ पर भी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पर देखा जाता है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम एंड अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है। 2 एटम्स के बीच में, मतलब एक लाइन रिप्रेजेंट करती है कि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वहाँ पर हो रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। हाँ, यहाँ पर देखिए अब ऑक्सीजन ले लिया हमने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन किस तरह से बनाया जाता है, चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट शेल में। तो इसके बना लेते हैं हम, इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में। कितने और इलेक्ट्रॉन्स की इसको ज़रूरत है, अगर इस ऑक्सीजन के एटम की बात करें तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इसकी वैलेंसी 2 इलेक्ट्रॉन्स की रहती है। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन इस पे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इस पे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे और कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पर जब शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, 2 पेयर की हो रही है, तो यहाँ पर हम 2 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। आपको ये 2 लाइन्स दिखाई दे रही होंगी, है ना। तो इस तरह से इसको 2 लाइन्स के साथ, क्योंकि 2 पेयर मतलब 2 पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी बॉन्डिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको डबल बॉन्ड बोला जाता है, ये वाला बॉन्ड जो है, ठीक है, क्योंकि 2 लाइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। चलिए देखते हैं कुछ और स्ट्रक्चर्स। N2 मॉलिक्यूल्स, अगर N2 मॉलिक्यूल्स की बात करें, ये भी डायटमिक है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर जो रहता है, ये गलत लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर इसका रहता है 7, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, के शेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एल शेल में कितने आएंगे,
5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एल शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 3। बॉन्डिंग में ना हमेशा एक चीज़ याद रखना है आपको, बॉन्डिंग में वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे जो सबसे बाहर वाले शेल के होंगे। तो यहाँ पर भी इसका अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आते हैं, वैलेंस शेल में। और इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए अभी? इसको, इस वाले को 3 चाहिए, इसको 3 चाहिए। तो ये आगे वाले जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ इस टाइप का यहाँ पर 3 पेयर जो है इलेक्ट्रॉन के वो शेयर होंगे और शेयरिंग से यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन एटम के साथ, ठीक है, N2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो यहाँ पर इस तरह का ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन और मिलेंगे तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके ऑक्टेट स्टेट में चला जाएगा अपने। और ऑक्टेट स्टेट क्या होती है? स्टेबल स्टेट में आ जाएगा मतलब ये, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल इसी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के। यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर है मीथेन, मीथेन बोलते हैं CH4। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन देखते हैं किस तरह से बनाया जा सकता है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कार्बन एंड इट्स फॉर्मूला इज CH4। सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड है ये CH4 जो कि मीथेन है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? एक ही कार्बन है, इसलिए इसको हमने सिंपलेस्ट बोला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट बिकॉज इट्स वैलेंसी इज 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। अभी तक हमने पीछे जितने भी कंपाउंड्स देखे ना, जितने भी हमने अभी बनाए डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, सब में हमने दोनों एलिमेंट एक जैसे देखे। हाइड्रोजन का बनाया है तो H2 मॉलिक्यूल्स था, है ना। N2 बनाया नाइट्रोजन का तो N2 था, 2 नाइट्रोजन थे, 2 ऑक्सीजन थे, ठीक है, 2 क्लोरीन एटम थे। तो इस तरह के अभी हमने देखे कंपाउंड। लेकिन अब यहाँ पर एक कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तो दोनों को अब देखना पड़ेगा, दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो कार्बन एटम की अगर बात करते हैं तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है? 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 और 4 की इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और शेयर करने होंगे, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। यहाँ पर देखते हैं किस तरह से 4, क्योंकि इसको और चाहिए 8 पूरे करने के लिए। और अपने पास हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन एटम्स ले लेते हैं। चलिए देखते हैं 1 2 3 4 और हर एक हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन्स है। ये डॉट से जो दिखाया गया है इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को देखो किस तरह से शेयर करेंगे। ये सारे ना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे कार्बन के साथ। किस तरह से? कुछ इस तरह का यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये कार्बन है, कार्बन के ये क्रॉस वाले जो हैं ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे थे। और हाइड्रोजन जो एक इलेक्ट्रॉन था जो हाइड्रोजन का, वो हर एक हाइड्रोजन ने यहाँ पर शेयर कर लिया। अब हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और कार्बन पे देखिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन पे अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो दोनों के स्टेट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, हाइड्रोजन का भी और कार्बन की का। हर एक हाइड्रोजन पे आप देख सकते हैं कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर देखे जाते हैं, ठीक है। इस तरह के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं इजीली, ठीक है, किसी भी कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। और ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं उन्हें बोला जाता है कोवलेंट कंपाउंड। तो ये सभी कैसे कंपाउंड है? कोवलेंट कंपाउंड। आगे अभी हम इनकी प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड्स की। तो और ये अगर इसकी बात करते हैं मीथेन की, तो मीथेन जो है इज़ वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ी में ईंधन वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं। एंड इज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोगैस में भी इस्तेमाल होता है इसकी। और CNG जो कंप्रेस नेचुरल गैस है उसके अंदर भी मेन एलिमेंट क्या है? मीथेन है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखने वाले हैं, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस देखे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। तो देखिए आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक वर्ड याद रखना आपको, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स। मेटल से नॉन मेटल को जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है उससे जो कंपाउंड बनते हैं उनको बोला जाता है आयनिक कंपाउंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। और ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है। और या इसको आयनिक कंपाउंड भी बोल सकते हो या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी कहा जाता है, जैसे सॉल्ट वगैरह होते हैं ना, आपने एग्जांपल में भी देखेंगे, ठीक है। और कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? जैसे कि यहाँ पर हमने बोला ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर करते हैं बिटवीन 2 एटम्स, मतलब इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है तब उसको बोला जाता है कोवलेंट कंपाउंड। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इसमें आ गया
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस देखा जाता है, ठीक है, इसलिए इनको कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। आयनिक कंपाउंड की अगर आप एग्जाम्पल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए एग्जाम्पल देखिए कि स्ट्रक्चर देखते हैं इसमें। सोडियम के पास हमेशा एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है आउटर मोस्ट शेल में। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आउटर मोस्ट शेल में। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो क्या करता है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है किसको? क्लोरीन एटम को। तो क्लोरीन एटम के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। और सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इस पर एक पॉजिटिव आ जाता है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसलिए इसके ऊपर एक नेगेटिव आ जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ? ट्रांसफर हो गया, है ना। मतलब सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? क्लोरीन को दे दिया, ठीक है। तो इस तरह की जो ट्रांसफर दिए जाते हैं ना, इस तरह से इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, तो इसको आयनिक कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। तो ये वहाँ पर हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो बन जाता है, जिसको हम क्या लिखते हैं? NaCl लिखते हैं, जो कि कॉमन सॉल्ट है जो हम घर में खाने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग दिखाई देती है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड की, तो देखो कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है? एक कार्बन एटम है, कार्बन एटम की जो वैलेंसी होती है वो कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। इसको 4 चाहिए होते हैं। हाइड्रोजन की 1 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी होती है। तो ये क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, ठीक है। शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब ये डॉट वाला जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन का है, ये कार्बन का है। तो कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स उसने 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर किए। यहाँ पर ट्रांसफर जैसा कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे दिए गए थे ना, ऐसा नहीं है, ये शेयरिंग हो रही है यहाँ पर सिंपल, क्योंकि यहाँ पर देखो चार्ज बन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई चार्ज जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए बॉन्डिंग बिटवीन ओनली नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स के बीच में ज़्यादातर देखी जाती है बॉन्डिंग्स, ठीक है, जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ पर एक देखो एक सिंपल सा एक वो भी बन गया ना, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला भी पार्ट पढ़ा था हमने, ठीक है। उन सब के बारे में भी डिस्कस करते हैं। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, सॉल्ट देखा होगा आपने, ज़्यादातर ये किस में रहते हैं? सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। फिजिकल स्टेट, क्योंकि इनके बीच में रीज़न इसका यही है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है ना, वो ज़्यादा होता है, मतलब बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक कंपाउंड के मुकाबले मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स कम रहता है, इसलिए ये किस में रहते हैं? ये गैसेस में रहते हैं, लिक्विड में रहते हैं और सॉफ्ट सॉलिड्स रहते हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, मतलब एक तरह से इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल है ना, ये कार्बन इसके साथ जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, मतलब इतना भी कम नहीं, लेकिन आयनिक कंपाउंड से तो बहुत ही कम होता है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है जनरेट करते हैं अपने पार्टिकल्स के बीच में, अपने आयंस के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए ये ज़्यादातर सॉलिड में है और ये सारे किस में है? लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड में पाए जाते हैं या गैसेस में पाए जाते हैं, और अगर सॉलिड फॉर्म में मिलता भी है तो कोई सॉफ्ट सॉलिड्स मिलते हैं, ठीक है इसके। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, ठीक है, सीधी सी बात, वही सेम रीज़न लिख सकते हैं इसमें भी हम। और कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो रहता है, ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, और इसका हाई। रीज़न क्या है? रीज़न की अगर बात करते हैं तो क्यों हाई है इसका मेल्टिंग पॉइंट? बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वही सेम बात आ गई, पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये अपने पार्टिकल्स को छोड़ के जाना नहीं चाहते। अगर आप बात करते हैं सॉल्ट की, सॉल्ट देखा होगा, ठीक है, इसको अगर तुम आप किसी भी उस पर टेम्परेचर पे इसको हीट करना शुरू करते हो ना, तो ये बहुत हाई टेम्परेचर लेगा मेल्ट होने के लिए, ठीक है, और सीधी सी बात है बॉयल होने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन अगर कोवलेंट कंपाउंड की बात करते हैं तो इसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। ये बहुत ही, अल्कोहल की बात करो आप, अल्कोहल कितने कम टेम्परेचर पे मेल्ट होना और बॉयल होना, मतलब बॉयल होना शुरू हो जाता है ना, इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं लगता। लेकिन सॉल्ट की अगर बात करते हैं तो इसमें टेम्परेचर ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, रीज़न आपको पता चल चुका है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग है आयनिक कंपाउंड में, कोवलेंट कंपाउंड में वीक है, ठीक है, इसकी वजह से हो रहा है। कंडक्टिविटी की बात करते हैं। कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इन मोल्टन स्टेट। अगर आप सॉल्ट ले लेंगे, जो खाने वाला नमक होता है, सॉलिड फॉर्म में ले लेंगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ये किस में होना चाहिए? मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट मतलब इसका एक्वस सॉल्यूशन रहना चाहिए, मतलब इसको अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे आप तब ये अपने आयंस में ब्रेक होता है। जैसे कि सॉल्ट का NaCl फार्मूला होता है, जब इसको पानी में डाला जाता है तो ये आयंस में ब्रेक होने लग जाता है, Na+Cl-, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा सॉलिड स्टेट में।
कार्बन कंपाउंड तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही नहीं, ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन बताता आ रहा हूँ मैं, जो कि है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वो क्यों करता है अभी देखेंगे, ठीक है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है, कंडक्टिविटी। तो रीजन इनका यही है, अ सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयंस। इनके अंदर आयंस में ब्रेक हो जाते हैं ये वाटर के अंदर। और ये क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म। यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल जनरेट नहीं होता। चार्ज पार्टिकल जनरेट होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी की भी हमने देखा था। आयनिक कंपाउंड क्या है, पानी में आसानी से सॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, वो पोलर मॉलिक्यूल्स बोले जाते हैं। और वाटर भी क्या होता है, पोलर होता है। आयनिक कंपाउंड क्या है, ये सभी आयनिक कंपाउंड होते हैं पोलर। इन पे चार्ज वगैरह रहता है, ठीक है, चार्ज होने की वजह से ही पोलर कहे जाते हैं। तो पोलर किस में डिसॉल्व होता है, हमेशा पोलर में डिसॉल्व होता है, ठीक है। और ये नॉन पोलर होते हैं, ये कैरोसिन, पेट्रोल, मेथनॉल, एथनॉल, ये सभी नॉन पोलर है। क्या है, नॉन पोलर। और नॉन पोलर जो हैं वो डिसॉल्व नहीं होते। मतलब पोलर वाले जो, जैसे कि ये अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं, सॉल्ट अगर एक जो कि आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड क्या इनमें डिसॉल्व होगा, जो कि नॉन पोलर है, तो नहीं होगा, इसमें डिसॉल्व नहीं होता ये। और अगर कोवलेंट कंपाउंड की बात करते हैं तो दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, बट सॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक सच एज कैरोसिन में ये सॉल्युबल रहते हैं, ठीक है, कैरोसिन में डिसॉल्व हो जाते हैं, मेथनॉल में डिसॉल्व हो जाते हैं, एथनॉल में। मतलब ये सभी क्या है, ये सभी के सभी नॉन पोलर है। नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है, और पोलर में डिसॉल्व होता है। तो ये कोवलेंट कंपाउंड आर नॉन पोलर, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे, ठीक है, पोलर में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। रीजन इनका सीधी सी बात है, आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर एंड सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। आयनिक कंपाउंड पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व हो रहा है, और नॉन पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो आपको समझ में आया हुआ कि किस तरह से मतलब डिसॉल्व हो सकते हैं। मतलब आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है। पोलर मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पे कुछ ना कुछ चार्ज क्रिएट होता है, चार्ज रहता है, ठीक है। एंड नॉन पोलर आप ऐसे समझ सकते हो सिंपल भाषा में कि जिन पे चार्ज नहीं होता है। जब कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड पे चार्ज नहीं रहता तो वो नॉन पोलर में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आयनिक कंपाउंड जैसे सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट लेते हैं, सोडियम क्लोराइड है, इसमें चार्ज रहता है, तो चार्ज की वजह से इनको पोलर कहा जाता है, ठीक है। तो इतना सा आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। जो कोवलेंट कंपाउंड अभी हमने देखे, जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, जो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा अभी इससे पिछला वाला, तो उसमें आपने जाना होगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो है वो कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, है ना, कंपाउंड्स बनते थे इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करके। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यार कि उन्हीं कोवलेंट कंपाउंड की ना क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें कोवलेंट कंपाउंड की, तो कोवलेंट कंपाउंड होते क्या है, जनरली बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड, है ना। इनको कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है, और जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है उन्हीं को कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो देखिए एक एग्जाम्पल था ये मीथेन वाला, याद है ना आपको, CH4 लिखते थे जिसको हम। तो इसमें एक कार्बन एटम था जिसमें 4 हाइड्रोजन एटम थे, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती थी। तो कार्बन के यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करके अपने, मतलब ये वाले जो थे ये अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करते थे। तो ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से यहाँ पर एक एलिमेंट बनता था। कुछ इसका स्ट्रक्चर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब एक कार्बन था, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और इसका एक 3D अगर स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये बीच में एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है। तो इस तरह के कंपाउंड को कोवलेंट कंपाउंड कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहली प्रॉपर्टी है इनका फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर की बात करें, सॉलिड लिक्विड गैस की अगर हम बात करते हैं फिजिकल नेचर में, तो कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज अ गैसेज और लिक्विड, गैस और लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। मतलब ज़्यादातर जो कंपाउंड है ना, ज़्यादातर कंपाउंड इसके गैस और लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो सॉफ्ट सॉलिड बोले जाते हैं, जिसमें ग्रेफाइट आता है। एक हमने एग्जांपल भी देखा था, याद होगा, ग्रेफाइट एक सॉफ्ट सॉलिड है जो कि कार्बन ही है, वो कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, कार्बन है। हाँ, फिजिकल नेचर क्यों रहता है इसका, ऐसा क्यों है, गैसेस और लिक्विड के फॉर्म में और सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में क्यों है, मतलब ये मतलब एक तरह से हार्ड क्यों नहीं है, ये सॉलिड क्यों नहीं है, बिकॉज दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहता है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं रहता, ठीक है।
तो जिसकी वजह से इनका फिजिकल नेचर जो है वो कैसा रहता है, गैसियस रहेगा या लिक्विड रहेगा या सॉफ्ट सॉलिड रहेगा। मतलब ज़्यादा ये, जैसे अगर इसके पार्टिकल्स हैं अगर बहुत टाइटली बाउंडेड रहते, जुड़े हुए रहते, तो ये सॉलिड फॉर्म में रहता, लेकिन लूजली पैक्ड है ना, पार्टिकल्स जो है इसके लूजली पैक्ड हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं लूजली पैक्ड हैं, तो फिर इसमें गैसेस और लिक्विड स्टेट दिखाई देता है ज़्यादातर। ठीक है, मीथेन की भी अगर हम बात करें तो ये गैसेस स्टेट में रहता है। ठीक है, कंप्रेस करेंगे तो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, बाकी ये गैसेस स्टेट में ही पाया जाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसका कोवलेंट कंपाउंड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो वीक है। वीक होने की वजह से क्या होगा, अब वीक होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे इसके, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे मेल्ट होना और बॉयल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऑफ दीज कंपाउंड्स, ठीक है, इसके जो कंपाउंड्स रहते हैं बिकॉज वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेम रीज़न लिख सकते हो इसमें भी, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग का मतलब क्या है, इसके पार्टिकल्स को अगर हम हीट देते हैं, ये पार्टिकल्स है, मान लो कोई कार्बन कंपाउंड है, इसको हम हीट देंगे तो हीट देने पे क्या होगा, इसके फोर्स जो अट्रैक्शन है जो पार्टिकल्स के बीच में वो स्ट्रांग नहीं है, वीक है। वीक होने की वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे, ये इससे अलग चला जाएगा, ये इससे अलग चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो अट्रैक्शन है, जो मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो लो रहेगा। रीज़न यही है क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनके वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। बस एक वजह है जो एक कंपाउंड ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ग्रेफाइट, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम आगे। लेकिन ज़्यादातर जो कार्बन कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड। यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं बनते। जैसा आयनिक कंपाउंड पढ़े थे ना हमने, याद है आपको आयनिक कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड में क्या रहता है, आयनिक कंपाउंड में जैसे NaCl है तो ये Na+Cl नेगेटिव में टूट जाते थे, है ना, बॉन्ड बनते थे। तो एक तरह से यहाँ पर क्या है कि चार्जेस बनते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोई चार्जेस क्रिएट ही नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है। तो यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। तो इसलिए द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पर नहीं बनता, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। सॉल्युबिलिटी की बात करें, किस किस चीज़ में ये सॉल्युबल रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये सॉल्युबल नहीं है वाटर में। ठीक है, क्योंकि देखिए बात करें कोवलेंट कंपाउंड्स की तो आर नॉन पोलर। कोवलेंट क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो आप देखिए एक चीज़ याद रखिएगा सॉल्युबिलिटी के लिए, जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड है वो सभी के सभी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, पोलर में डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा कुछ एक्सेप्शन केस हैं, लेकिन ज़्यादातर यही देखा जाता है कि नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है, पोलर में। तो कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, नॉन पोलर के साथ। लेकिन अगर बात करें पानी की, वाटर क्या है, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है ना। कोवलेंट कंपाउंड रहता है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड रहता है, लेकिन ये किस तरह का कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है। और पोलर है जिसकी वजह से नॉन पोलर क्या होगा, इसमें डिसॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता। पोलर में होगा, नॉन पोलर में, बट सॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक। लेकिन ये कार्बन कंपाउंड जो रहते हैं, कोवलेंट कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड, ज़्यादातर ये सॉल्युबल रहते हैं केरोसिन में, मेथनॉल में, इथेनॉल में, एसिटिक एसिड में। ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जो है नॉन पोलर कार्बन कंपाउंड्स ही डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, फिजिकल नेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सॉल्युबिलिटी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का वर्सेटाइल नेचर। वर्सेटाइल का मतलब ऐसा एलिमेंट है यार ये कि हर जगह पाया जाता है। तुम आसपास की जो भी चीज़ें देखते हो उसमें कार्बन मिलता है तुम्हें, है ना। द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एनेबल कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो कार्बन को ऐसी क्या चीज़ है जो उसको इतना ज़्यादा अमाउंट में हमारे आसपास प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में इतना कार्बन है ना। हर एक पार्ट कहीं ना कहीं किसी न पार्ट में कार्बन का कुछ ना कुछ अमाउंट देखा जाता है। तो ये सारा पता है किसकी वजह से होता है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन, है ना, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से, कार्बन का यार काम है, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं इसको, एक इलेक्ट्रॉन किसी मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ शेयर करके ये आसानी से कंपाउंड जो है बना लेता है ना। तो इसमें देखा होगा अपने फूड आइटम के अंदर, क्लोथ्स के अंदर, मेडिसिन के अंदर, मिनरल्स में, ठीक है, कोल में, पेट्रोलियम में, इन सब में कहीं ना कहीं कार्बन प्रेजेंट रहता है।
और उसकी सिर्फ एक ही वजह है यही, क्योंकि इसका नेचर है जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये देखेंगे दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, क्यों, क्योंकि इसका ह्यूज अमाउंट में कार्बन कंपाउंड क्यों बन रहे हैं। तो दो प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी वो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो है कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, ठीक है। तो इन दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, हम पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कैटेनेशन, कार्बन की एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको हम कैटेनेशन कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के साथ, एक कार्बन के अंदर ना ऐसी एबिलिटी है कि कार्बन ना दूसरे कार्बन एटम के साथ भी जुड़ सकता है, मतलब अपने जैसे कार्बन एटम, खुद कार्बन है, कार्बन कार्बन के साथ आसानी से जुड़ सकता है, ठीक है। एंड गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यही है वजह जिसकी वजह से ज़्यादातर जो कंपाउंड जो है बनते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन, मतलब कार्बन का कार्बन से ही जुड़ना कैटेनेशन कहलाता है, ठीक है, कार्बन का कार्बन से जोड़ना। एंड दीज कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन, ये लॉन्ग चेन हो सकती है। लॉन्ग चेन देखो कैसी होती है, इस तरह के लॉन्ग चेन कार्बन बना सकता है, मतलब यहाँ पर देखिए बॉन्ड बन रहे हैं, नहीं सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है। ये कार्बन क्या कर सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, ब्रांच कुछ इस तरह की बनती है, ठीक है। ये लॉन्ग चेन के साथ एक नीचे यहाँ पर एक ब्रांच भी आ गई है अब, ठीक है। तो ये ब्रांच चेन बनाता है, और कैसे बनाता है, और रिंग्स के फॉर्म में भी रहता है, रिंग्स बोल सकते हो या साइक्लिक बोल सकते हो, क्या साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म भी बनाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस तरह से कार्बन जुड़ता है, इस प्रॉपर्टी को ही कार्बन की क्या बोला जाता है, कैटेनेशन कहते हैं, कार्बन का कार्बन के साथ जुड़ना, ठीक है। एंड कार्बन एटम लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड भी बनाता है ये, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ भी जुड़ सकते हैं, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी ही कार्बन को एक यूनिक एलिमेंट बनाती है, ताकि कार्बन का अमाउंट जो है हमारे नेचर में सबसे, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे कार्बन कंपाउंड देखे जाते हैं, ठीक है। ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैं हमारे आसपास, ठीक है, मतलब कार्बन के जितने कंपाउंड है ना हमारे आसपास, उतने कंपाउंड किसी और एलिमेंट के नहीं है, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो कि क्या थी, इसमें ना एक चीज़ ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड वालों को सैचुरेटेड कहा जाता है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। डबल बॉन्ड जो बनते हैं ना, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, एंड ट्रिपल बॉन्ड भी अनसैचुरेटेड कहे जाते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड, एंड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वालों को अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि थी टेट्रावैलेंसी। टेट्रा, देखो नाम से पता चलता है, टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है, और वैलेंसी का मतलब पता है आपको, ठीक है, 4 वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन हैज़ वैलेंसी ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम ऑफ कार्बन, या तो ये 4 अन्य कार्बन एटम के साथ जुड़ सकता है, और एटम ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। मोनोवैलेंट एलिमेंट क्या होते हैं, मोनोवैलेंट एलिमेंट ऐसे एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 1 होती है, तो उन एलिमेंट के साथ भी ये आसानी से जुड़ सकता है। जैसे कार्बन की देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को शेयर कर लेगा अपना, ठीक है, और क्या बना लेता है, कुछ इस तरह टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है कार्बन का, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन से क्रॉस वाले, और एक एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, और जैसे ही शेयर किया तो यहाँ पर इसका कंपाउंड बन गया। तो यहाँ पर क्या था, बेनिफिट क्या मिला कार्बन को, कि कार्बन की जो वैलेंसी थी वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की थी, और 4 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी होने की वजह से ही ये क्या करा, इसने 4 मोनोवैलेंट एलिमेंट थे ये। हाइड्रोजन क्या है, ये मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट इसलिए क्योंकि इनकी वैलेंसी 1 है, मोनो का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो एक वैलेंसी है जिसकी वजह से इसने इसके साथ जुड़कर कंपाउंड्स यहाँ पर बना दिए। एंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एटम आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बनाता है, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ, ठीक है, इन सभी एटम के साथ मिलकर ये कंपाउंड बना सकता है। एंड वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय द कार्बन इज अ स्मॉल साइज, ठीक है, एक रीजन ये भी है, कार्बन का साइज जो रहता है वो छोटा रहता है, तो आसानी से ये दूसरे एटम्स के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। एंड दिस एनेबल अस द न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, ठीक है, जो कि इसको अनेबल करता है कि वो अपने जो भी शेयर हुए हैं इलेक्ट्रॉन पेयर उनको आसानी से होल्ड कर रख सके, ठीक है। कार्बन का छोटा साइज होने की वजह से ये भी देखा जाता है, ठीक है, आप इसे सिंपल उसमें समझ सकते हैं। और कार्बन द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट हैव बिगर एटम आर मच वीकर, देखो छोटे एटम्स जो रहते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन अगर एटम्स बड़े होते चले जाते हैं ना, जितने एटम्स बड़े होंगे उतना मतलब वो
वो उतने वीक होते चले जाते हैं बॉन्ड। तो कार्बन का साइज़ छोटा है, साइज़ छोटा होने की वजह से भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और एक तरह से मतलब लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है कार्बन, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ थी कार्बन की, जिसमें हमने कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी के बारे में जाना। कैटेनेशन कार्बन का कार्बन के साथ जुड़ना और टेट्रावैलेंसी कार्बन की वैलेंसी 4 होने की वजह से बाकी अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ कार्बन का जुड़ना, ठीक है। तो याद रखना आपको कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। दोस्तों इस वीडियो में हम एलोट्रॉप्स के बारे में जानने वाले हैं। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं चलिए देखते हैं, ठीक है। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है। एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन 2 और मोर फॉर्म। कोई भी एक सिंगल एलिमेंट ना अगर एक या एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना तो उसका वो एलोट्रॉप कहलाता है। मतलब एक कोई भी अगर हम कार्बन के एलोट्रॉप की बात करें तो कार्बन एक या एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाता है ना। मतलब प्योर कार्बन जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है, तो वो उसके एलोट्रॉप्स बोलती है और इन्हीं की स्टडी को एलोट्रॉपी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट, मतलब कार्बन के ही प्योर फॉर्म दूसरे फॉर्म, ठीक है, जो कि प्योर कार्बन है लेकिन मतलब दिखने में एक जैसे नहीं है लेकिन है कार्बन ही, ठीक है। एंड दीज डिफरेंट फॉर्म्स वेरीज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अलग अलग है। मतलब सीधी सी बात है, मैंने बोला उनका लुक सिमिलर नहीं है, दिखने में एक जैसा नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, प्योर कार्बन है। एंड फॉर एग्जाम्पल कार्बन हैज़ द मैनी एलोट्रॉप्स लाइक डायमंड, जो कि डायमंड जो मोस्ट मतलब एक तरह से काफ़ी आपने इसके बारे में सुना भी होगा। डायमंड जो होता है ना वो प्योर कार्बन होता है एक, ठीक है, प्योर कार्बन। एक तरह से ग्रेफाइट की भी बात करें तो प्योर कार्बन है, एंड फ्लोरीन जो है प्योर कार्बन का ही बना हुआ एटम है, ठीक है। तो प्योर कार्बन एटम के बने हुए ये सारे जो हैं ये जितने भी एलोट्रॉप्स हैं ये कार्बन के प्योर फॉर्म है। तो एक एक करके हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। डायमंड को जानेंगे, ग्रेफाइट को जानेंगे, जो पेंसिल की निब वगैरह भी जो होती है ना वो ग्रेफाइट की बनाई जाती है, और जो ये एक नया जो फ्लोरीन है बकमिस्टर फ्लोरीन बोला जाता है, जिसमें बकमिस्टर फ्लोरीन जिसने इसकी रिसर्च की थी, जिसने डिस्कवर किया इसे, तो फ्लोरीन नाम कैसे पड़ा इसका, और इस कार्बन के बारे में भी जानेंगे कि किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले एलोट्रॉप से, जो कि है डायमंड। तो डायमंड देखिए, डायमंड के अंदर आपने देखा होगा डायमंड का क्या इस्तेमाल किया जाता है, रिंग्स वगैरह बनाने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। भारत में क्या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ही इसका एंगेजमेंट वगैरह रिंग जो होती हैं, ठीक है, ज़्यादातर तो वो बनाने के लिए इसका डायमंड का ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए डायमंड क्या है, डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कुछ, ठीक है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम एंड फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल क्यूबिक स्ट्रक्चर। मतलब सीधा सा है, एक कार्बन एटम, मैंने पहले भी बताया है आपको कि कार्बन एटम हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। और कार्बन 4 बॉन्ड बनाने कार्बन को अपने, अब कार्बन को चाहिए क्या, 4 और एटम्स चाहिए, ठीक है। मतलब 4 ऐसे एटम चाहिए जो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सके। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन के साथ ही बाकी अदर 4 कार्बन एटम के साथ वो मिलकर बॉन्ड बनाता है, जुड़ता है उनके साथ, ठीक है। और कुछ ऐसा 3D स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब एक कार्बन जो है वो टोटल कितने बॉन्ड्स बना रहा है, यहाँ पर 4 बॉन्ड्स बना रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन एटम है, जैसे कि मान लो ये एक कार्बन है, तो ये कितने एटम बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर 4 बॉन्ड्स बना रहा है। और एक कैसा स्ट्रक्चर देता है, 3D रिजिड मतलब हार्ड स्ट्रक्चर देता है, रिजिड 3 डायमेंशनल क्यूबिक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर मिलता है देखने को, ठीक है। तो कार्बन इस तरह का जो डायमंड के अंदर डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का होता है, काफ़ी रिजिड बना देता है इसको, काफ़ी मतलब सॉलिड बना देता है, एकदम ठोस बना देता है, हार्ड बना देता है बहुत, ठीक है। एंड डायमंड कैन बी सिंथेसाइज बाय द सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो किस तरह से कार्बन जो ये वैसे तो ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, ठीक है, नेचर से ही हमें मिलता है ये, लेकिन अगर हमें डायमंड बनाना हो तो हम डायमंड बना भी सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं, ये बनाना काफ़ी मतलब ऐसा ईजी डेफिनेशन में तो काफ़ी लगता है कि बहुत ईजी है, लेकिन ऐसा प्रोसेस होता नहीं है। हमें करना क्या होता है, डायमंड बनाने के लिए हमें प्योर कार्बन चाहिए होता है। पहले तो प्योर कार्बन को अगर हम मतलब इसको इस पर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं और हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो वो एक आर्टिफिशियल डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब लुक लाइक तो लगेगा, बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा डायमंड है, लेकिन वो रियल डायमंड नहीं होगा, आर्टिफिशियल डायमंड होगा, ठीक है। डायमंड इज़ अ हाईली ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, हाईली ट्रांसपेरेंट होता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो डायमंड जो है अब तक का हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ पर जो पाया जाने वाला है, हार्डेस्ट है, इतना हार्ड है कि इसके टूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है।
टूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विच इज़ आर यूटिलाइज फॉर कटिंग, मतलब बड़े बड़े पत्थरों को काटने के लिए जो ब्लेड्स बनते हैं ना, उन ब्लेड्स में भी डायमंड का ही यूज़ किया जाता है। ग्राइंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उनको पीसने के लिए, किसी चीज़ को ड्रिल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ड्रिलिंग मशीन भी होती है ना, वो भी डायमंड की बनाई जाती है, डायमंड के ब्लेड बनते हैं, क्योंकि इतना हार्ड है ये, इवन पत्थर तक को भी ये काट सकता है आसानी से, ठीक है। डायमंड जो होता है ये काफ़ी हार्ड रहता है, आप इसको तोड़ने की कोशिश करोगे ना किसी चीज़ से, तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तब भी ये डायमंड जो है नहीं टूटेगा। तो यहाँ पर क्या है, डायमंड काफ़ी हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। डायमंड इज़ द यूज्ड इन ज्वेलरी मेकिंग, है ना, ज्वेलरी मेकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे पहला बता दिया, टूल्स के इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, कटिंग ग्राइंडिंग, मतलब बड़े बड़े जो पत्थरों को काटने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ब्लेड्स, उनके लिए उसमें बनाया जाता है, डायमंड का बनाया जाता है, और ज्वेलरी मेकिंग में इसका यूज़ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो कि नेक्स्ट एलोट्रॉप था कार्बन का, वो था ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट कुछ लुक वाइज ऐसा दिखाई देता है। इसको बनाने के लिए, इसको पेंसिल वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ज़्यादातर। तो इसमें देखा होगा आपने, ठीक है, ये लिड जो होती है ये ग्रेफाइट की होती है। जैसे हमने अभी पीछे स्ट्रक्चर देखा, हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ रहा था, लेकिन ग्रेफाइट के साथ ऐसा नहीं है। ग्रेफाइट क्या करता है, ये ग्रेफाइट, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम, मतलब एक कार्बन एटम बाकी 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ता है। मतलब एक कार्बन एटम था ये, है ना, इसने तीन कार्बन एटम के साथ तो जुड़ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। टोटल कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है कार्बन पे, और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर वो शेयर करना चाहे तो उसको 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड तो नहीं बनाता, तो कार्बन यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है ओनली, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखो ये एक कार्बन है मान लीजिए, ये तो एक बॉन्ड इसका इधर बन गया, इधर बन गया, इधर बन गया। अगर इस कार्बन की बात करते हैं, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, तो ये कुछ ना, मतलब छोटे छोटे ना हेक्सागन बनते जाते हैं, और हेक्सागनल शीट पूरी तैयार हो जाती है। तो हेक्सागन शेप का ये पूरा स्ट्रक्चर जो है बनता है, ठीक है। हेक्सागनल एरे बोलते हैं इसको, इस तरह का स्ट्रक्चर को हेक्सागनल एरे, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे हेक्सागन बनते जा रहे हैं और वो एक दूसरे पे जॉइन होते जा रहे हैं, और पूरा एक हेक्सागनल एरे हमें मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो हर एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। एक अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो यही वजह है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीज़न इसका पता चल गया अब हमें, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट करता है क्योंकि उसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, हमेशा फ्री एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि बॉन्ड 3 ही बन रहे हैं, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन 4 हैं, 3 बॉन्डिंग में चले गए, एक फ्री रह गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। एंड ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इट्स फ्रेमवर्क एंड ग्रेफाइट कैन परफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड स्मूथ एंड स्लिपरी। देखिए मैंने बताया था कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो ज़्यादा सॉलिड, मतलब हार्ड सॉलिड नहीं रहते, ये कैसे सॉलिड, सॉफ्ट सॉलिड रहते हैं, तो इसलिए स्मूथ और स्लिपरी रहता है, ठीक है, ग्रेफाइट की अगर हम बात करते हैं। यूजेस की देखें तो ग्रेफाइट कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, एक यूज़ तो हमें यहीं पर दिखाई दे रहा है, पेंसिल्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और लुब्रिकेंट्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेंट्स होते हैं ऑयलिंग वगैरह का, जो मशीनरी पार्ट में जो उसको एक तरह से फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ना, ऑयल वगैरह ऐसे, तो वैसे ही लुब्रिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कहीं कहीं पर। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसा ये गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, तो इस हाई कंडक्टिविटी की वजह से हमें इसको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है, और इसके इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रोड्स आपने देखा होगा, ऐसे रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस होते थे ना, जैसे कोई भी रिएक्शन होता था तो उसमें इलेक्ट्रोड्स, ये जो इलेक्ट्रोड्स होते थे ना अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी पढ़ा होगा आपने, तो उसमें इलेक्ट्रोड्स जो बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, ग्रेफाइट के ही बनाए जाते हैं। बैटरीज में, सोलर पैनल्स में इसका यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं अब अपने लास्ट हमारा बच गया वो फुलेरिन, बकमिस्टर फुलेरिन, जिसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये एक और अलग एलोट्रॉप है, इसके ना अलग अलग टाइप भी आते हैं फुलेरिन के, बहुत सारे टाइप्स हैं। तो फुलेरिन की बात करें तो देखते हैं, कार्बन का प्योर कार्बन है ये भी एक तरह का, ठीक है। इसमें भी जैसे ग्रेफाइट का जैसे स्ट्रक्चर दिखा गया था ना, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर जैसा ही स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर देख सकते हो आप, हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ के एक पूरा ना एक स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है। ये वो जो बॉल होती है ना, फुटबॉल शेप का पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है यहाँ पर हमें, ठीक है। तो द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई C60 वॉज हैज़ कार्बन एटम अरेंज इन द शेप ऑफ द फुटबॉल शेप का था ये। और यहाँ पर देखो, सिंस दिस लुक लाइक अ जियोडेसिक
डोम होता है ना, एक डोम जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो वैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। और यूएस आर्किटेक्ट ने इसको मतलब वो करा था, बंकमिस्टर फुलेरिन नाम है जिसका, बंकमिस्टर फुलेरिन, उसने अपने नाम पर इसका नाम रखा है इस मॉलिक्यूल का, जो कि फुलेरिन बोला गया है इस मॉलिक्यूल को। इस मॉलिक्यूल के अंदर देखिए कितने कार्बन है, इस तरह करके ना 60 कार्बन अरेंज किए हुए हैं। और कुछ इस तरह का ही स्ट्रक्चर ना आपने देखा होगा, 60 कार्बन मिलके पूरा एक फुटबॉल जैसा पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है ये, ठीक है। C60 C70 मतलब अलग अलग तरह के फ्लोरीन देखे गए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये मूवी में देखा होगा आपने, रोबोट मूवी में अगर आपने देखी होगी, तो इसमें भी क्या रहता है कि ये भी इसी से इंस्पायर है भाई, ये C60 से इंस्पायर है। यहाँ पर 60 रजनीकांत की पावर मिल जाती है पूरी, और 60 रजनीकांत मिलके पूरी मतलब एक ही, वैसे तो एक ही बहुत रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर 60 मिल गए तो सोच लीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी स्ट्रक्चर यहीं से कुछ इंस्पायर हुआ है, यहीं से ही आया है स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर यूजेस की बात करें इसके, तो यूजेस क्या है, इट इज़ यूज इन द सेवरल बायोमेडिकल एप्लीकेशन। बायो में इसका मतलब मेडिकल फील्ड में ना इसका ज़्यादा इस्तेमाल है। देखो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ करते हैं, एंटीवायरल एजेंट्स। एंटीवायरल एजेंट्स मतलब, एंटीवायरल का मतलब क्या होता है, जो वायरल डिजीज से लड़ते हैं। वायरल डिजीज जैसे यहाँ पर हो गई, एड्स थेरेपी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जीन एंड ड्रग डिलीवरी के लिए किया जाता है, ठीक है। जी बॉडी के अंदर जीन्स मतलब ड्रग डिलीवरी करना, जीन्स डिलीवरी करना किसी में। और फोटो सैनिटाइजर की तरह यूज़ किया जाता है। मैंने जैसे बताया आपको, कैंसरस ट्यूमर जो होता है ना, उसको हटाने के लिए भी यहाँ पर इसका फ्लोरीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये फ्लोरीन जो है, और इट इज़ यूज इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। और सुपर कंडक्टर, इस पर भी रिसर्च चल रही है इसके सुपर कंडक्टर बनाने की, ठीक है। तो ये ग्रेफाइट की तरह, जैसे ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन ये नहीं करता, लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से इसे सुपर कंडक्टर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। सुपर कंडक्टर वो होते हैं जिसमें से जीरो रेजिस्टेंस होता है, जिनका मतलब टेम्परेचर उसका बिल्कुल बढ़ने वाला नहीं है, चाहे कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करें। तो इसका इस्तेमाल सुपर कंडक्टर बनाने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, चलिए समझते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स का सिंपल सा मतलब है, देखो नाम से पता चलता है, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन को मिलकर जो कंपाउंड्स बनेंगे ना, तो उसको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स। तो चलिए देखते हैं, वन बाय वन करके समझेंगे। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो होते हैं। चलिए देखते हैं। तो 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स हैं, एलिफेटिक एंड साइक्लिक, ठीक है। ये पूरा चैप्टर एलिफेटिक और साइक्लिक में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। हमें क्लास 10th में जो पढ़ने वाले हैं, हम ये ज़्यादातर एलिफेटिक के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप क्लास 11th और क्लास 12th में जब पढ़ेंगे, तब क्लोज्ड और अरेंज वगैरह देखेंगे, आप रिंग्स वाले कंपाउंड्स देखेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आप एलिफेटिक यहाँ पर जान सकते हैं, ठीक है। एलिफेटिक में देखिए 2 टाइप के कंपाउंड्स आते हैं, जिसमें है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते थे, सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है। सिंगल बॉन्ड जिसमें बनता था, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, उनको क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड। और जो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड थे, उनको, डबल बॉन्ड ऐसे याद होगा आपको, ये बनते थे, और ट्रिपल बॉन्ड वाले ये, इनको बोला जाता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। इसमें 2 टाइप, इसमें जो सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है उनको अल्केन्स बोला जाता है, इनका जनरल फॉर्मूला ये रहता है। अनसैचुरेटेड का अगर बात करें तो अल्कीन्स और अल्काइंस। नाम देखिए, बस लास्ट वाला ना वर्ड चेंज है। अल्क जो है यहाँ पर एक रूट वर्ड होता है, ये अभी रूट वर्ड के बारे में समझेंगे क्या होता है। और उसके बाद देखिए क्या आ रहा है, एन्स, अल्क रूट वर्ड है, उसके बाद है एन्स, अल्क रूट वर्ड है, यहाँ भी आइंस है ना। तो एन, एन्स, आइंस, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये अनसैचुरेटेड में आ जाते हैं, तो ये CnH2n एंड CnH2n-2, ठीक है। तो इसके बारे में जनरल फार्मूला देखेंगे, इनके जनरल फार्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। अभी कंपाउंड देखेंगे किस तरह से बनते हैं। साइक्लिक की बात करते हैं, तो साइक्लिक में 2 टाइप के आते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में हम पढ़ने वाले हैं साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन्स एंड साइक्लोअल्काइंस। देख रहे हो गए यहाँ पे, एन्स, ईन्स, अल्काइंस। बस यहाँ पर क्या था, ये एलिफेटिक थे, ये साइक्लिक थे, ठीक है। साइक्लिक मतलब साइकिल बनने वाली है यहाँ पर, मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर एरोमेटिक में होते हैं बेंजीन एंड टॉल्विन, ठीक है। बेंजीन हो गया, टॉल्विन हो गया, ठीक है। तो ये सब वैसे तो आप 12th क्लास में, 11th क्लास में आप देखेंगे इन सब के बारे में, ठीक है, ज़्यादातर। तो अभी आप यहाँ तक के लिए आप 10th तक यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इतने टॉपिक हैं हमारे पास। तो चलिए देखते हैं, हमारे फर्स्ट टॉपिक से करते हैं, हाइड्रोकार्बन समझते हैं। हाइड्रोकार्बन जैसे मैंने बताया, कार्बन एटम कंबाइन विद हाइड्रोजन एंड दे फॉर्म कंपाउंड्स। कार्बन हाइड्रोजन दोनों मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, सिंपल, खत्म।
एलिफेटिक चेन बनती है, लॉन्ग चेन बोले जाते हैं। लॉन्ग चेन वाले कंपाउंड देखो कैसे होते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन जॉइंट टुगेदर इन स्ट्रेट चेन हो सकते हैं ये, देख रहे हो यहाँ पर ये लॉन्ग चेन हो सकती है ऐसे, ठीक है। ब्रांच चेन हो सकती है, ब्रांच मतलब देखो यहाँ पर लॉन्ग चेन थी, इसके साथ एक ब्रांच यहाँ पर जनरेट हो गई है, ठीक है, तो ये ब्रांच हो गई यहाँ पर। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन, और कुछ इस तरह के कंपाउंड देखेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, अभी इसके बारे में स्ट्रक्चर देखेंगे हम कैसे कैसे बनते हैं इनके। और इसमें क्या रहता है, दैट कंटेन नो रिंग्स, इसके अंदर एलिफेटिक में कोई रिंग्स नहीं बनते। एंड वेदर दे कंटेन, सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ये सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं और डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी, एलिफेटिक वाले जो जितने भी कंपाउंड है। तो एलिफेटिक में हम दोनों कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हम रूट वर्ड के बारे में जान लेते हैं। रूट वर्ड क्या होते हैं, देखो मैंने अभी आपको रूट वर्ड बताया, इसमें नंबर ऑफ कार्बन आते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन किसी कंपाउंड में एक है ना, एक कार्बन है, एक कार्बन का मतलब रूट वर्ड क्या हो जाएगा उसके लिए, मिथ। 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए नॉन। ये सारे रूट वर्ड्स आपको याद करने हैं, ठीक है। कार्बन के जितने भी रूट वर्ड्स है, जैसे मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, ठीक है। तो ये सारे अगर आपको रूट वर्ड याद हो गए तो आप कोई भी कार्बन कंपाउंड की नेमिंग आसानी से कर सकते हैं, आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। आपको रूट वर्ड इसका खास ध्यान रखना है, इसको आपको मेमोराइज करना है पूरे को नंबर ऑफ कार्बन के साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ कंपाउंड्स एलिफेटिक वाले, ठीक है, लॉन्ग चेन जो बनती थी, जिसमें 2 तरह के कंपाउंड आते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अभी हमने फ्लो चार्ट में पीछे देखा था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में। तो देखिए सैचुरेटेड ज़्यादातर जो इसको अल्केन्स बोला जाता है सैचुरेटेड को, इसमें सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड आते हैं। सिंगल बॉन्ड वाले देखो कंपाउंड बनते कैसे हैं आप समझेंगे, ठीक है। CN इनका ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। जनरल फार्मूला आपको याद रखना है सबका, अभी मैं सबके जनरल फार्मूले लिखवाऊंगा, ठीक है। जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला क्या है अल्केन का, CnH2n+2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। पहला कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने इसमें, 1। पहला कंपाउंड की अगर बात करें तो एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पर n की जगह 1 रखो, n की जगह ना यहाँ पर क्या रखना है आपको, 1 रखना है। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1। एक कार्बन रखेंगे तो देखो कितना बनेगा, C1, n की जगह 1 रखो यहाँ पर भी, तो 2 इंटू क्या बन जाएगा 1, 2 इंटू 1 n प्लस 2, तो ये बनने वाला है C1H, 2 बन जा 2 and 2 + 2 4, C1H4। C1H4 को आप CH4 भी लिख सकते हैं, जो कि क्या बन जाता है नाम इसका, एक कार्बन है ना, अभी रूट वर्ड बताए थे पीछे, एक कार्बन होगा तो मिथ रूट वर्ड जो है वो यूज़ करोगे, तो यहाँ पर नाम हो जाता है इसका मीथेन, ठीक है, मीथेन। इसी तरह अगर देखो कार्बन को बढ़ाएंगे, अब हम कार्बन कितने 2, यहाँ पर n की जगह 2 रखो आप, एक बार n की जगह यहाँ पर आप 2 रखो, तो N2, तो हाइड्रोजन कितने होने वाले, n की जगह 2 रखो यहाँ पर, तो ये 2 इंटू 2 n प्लस 2, तो C2 हाइड्रोजन 2 2 जा 4, 4 + 2 कितना 6, C2H6 बनता है, जिसका नाम हो जाएगा क्या, इथेन। इसी तरह आप जैसे जैसे कार्बन यहाँ पर बढ़ाते रहेंगे ना, ठीक है, 2 कार्बन वाले को इथेन, 3 कार्बन वाले को प्रोपेन, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन, 5 कार्बन वाले को पेंटेन। आपको ये जनरल फार्मूला इसका खास ध्यान रखना है, ठीक है। 6 कार्बन वाला हेक्सेन, चलो 6 कार्बन रखो, n की जगह आप 6 रखो, यहाँ 6 कार्बन वाला n की जगह 6 रखेंगे तो देखो हाइड्रोजन कितने बन जाएंगे, यहाँ पर 2 इंटू कितना, n की जगह 6 रखेंगे +2, तो कितना होने वाला है C6H, 2 6 12, 12 + 2 14, C6 14, है ना, नाम हो जाएगा इसका हेक्सेन। रूट वर्ड आपको खास याद रखना है, और आपको ये जो जनरल फार्मूला है वो याद रखना है, तो आप सैचुरेटेड कंपाउंड सारे बना सकते हैं, अल्केन्स बना सकते हो सारे, ठीक है, अगर आपको ये रूट वर्ड याद है, ठीक है। एक कार्बन के लिए मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ठीक है। इस तरह से ये पूरा रूट वर्ड चलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अनसैचुरेटेड वाले। अनसैचुरेटेड में मैंने बताया अल्कीन्स जो होते हैं वो डबल बॉन्डेड होते हैं और अल्काइंस होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। चलिए डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड देखते हैं। यहाँ पर देखिए CnH2n है, यहाँ पर कार्बन रखिए, एक कार्बन वाला पॉसिबल नहीं होता, इसका आपको खास ध्यान रखना है। अल्कीन जो शुरू होते हैं वो कितने कार्बन से शुरू होते हैं, 2 कार्बन से, एक कार्बन वाला कोई अल्कीन नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए n की जगह आप यहाँ पर 2 रखिए, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, n की जगह यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे ना, C2H4। तो यहाँ पर ये आपको ऐसा इथीन का जो है, इथीन बोल सकते हो इसको। नाम रूट वर्ड कार्बन के लिए, अगर कार्बन का रूट वर्ड याद रखोगे 2 कार्बन के लिए तो इथ था, और ये ईन्स है ना अल्कीन्स,
तो इनमें साउंड आएगी लास्ट में इन की, ठीक है, इन साउंड आएगा, तो इथीन बोला जाता है। C3H6 की बात करते हैं, अगर C3H6 देखिए, अगर C3 रखते हैं तो H कितना हो जाएगा यहाँ पर, N की वैल्यू 3, तो हाइड्रोजन हो गया 6, है ना, 2 3 जा 6, 3 रखेंगे N की जगह, तो C3H6, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकिन। तो इस तरह से ये पूरा सीरीज़ जो है चलता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अल्काइंस की, तो अल्काइंस होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, जो ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, इनका जनरल फार्मूला जो होता है वो देखिए क्या होता है, CnH2n-2। आपको ना सबके जनरल फार्मूले याद रखने हैं। जैसे अल्केन्स का क्या था, CnH2n+2, ठीक है, अल्कीन्स का क्या है, CnH2n। सारे अल्कीन्स बना लोगे आप नंबर ऑफ कार्बन के साथ, 1 2 3 4 5 6। और इसमें आप जैसे कि एक कार्बन है, अगर एक कार्बन वाला यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं रहता, एक कार्बन से हम अल्काइन और अल्कीन नहीं बना सकते, लेकिन हाँ 2 कार्बन होंगे तो देखो, कार्बन के यहाँ 2 रखो, 2 कार्बन रखोगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 रखो यहाँ पर N की जगह, तो हो जाएगा 2 × 2 है ना, 2 2 जा 4, 4 - 2 कितना हो जाएगा, C2H2, है ना, C2H2 होगा, जो कि क्या बनेगा यहाँ पर, ये बनने वाला है अपने पास C2H2 इथाइन, ठीक है। इसी तरह से इस फॉर्मूले को अप्लाई करते जाओगे, सारे कंपाउंड आपके बनते जाएंगे, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड्स आप इस तरह से कुछ बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं आगे, ठीक है, ये हो गए आपको एलिफेटिक कंपाउंड्स हो गए ये आपके, ठीक है। आगे देखते हैं हम स्ट्रक्चर देखते हैं इन सबके, ठीक है। अल्केन के सबसे पहला वाला अल्केन थे ना अपने पास, इसका फॉर्मूला था CnH2n+2, ठीक है। तो इसके कंपाउंड्स देखो क्या, इनके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। पहला है CH4, कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। मैंने आपको बताया कार्बन की वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, तो 4 बॉन्ड हमेशा कार्बन बनाएगा। तो 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन बना दो इसके आसपास, तो ये 4 हाइड्रोजन बन गए, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें इथेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन बना दिए, हाइड्रोजन कितने देने हैं इसको, 6, तो ये 6 हाइड्रोजन कुछ ऐसा आ जाएंगे, 6 बॉन्ड्स इसके हाइड्रोजन के साथ बन जाएंगे, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप सारे कंपाउंड बना सकते हैं। प्रोपेन की बात करें, प्रोपेन कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो 1 2 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप चेक भी कर सकते हैं कि हर एक कार्बन जो है, हर एक कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 तो हाइड्रोजन के साथ बना लिए, 1 इसने इस कार्बन के साथ बना लिया। तो इस तरह के कंपाउंड्स आप इनके स्ट्रक्चर बना सकते हो। इसी तरह से आप अल्केन की बनाए ना जैसे, वैसे अल्कीन और अल्काइन के भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अल्कीन के स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स, देखो अल्कीन्स कैसे बना सकते हैं आप। 1 कार्बन वाला पॉसिबल नहीं था, बताया था ये पीछे भी अभी हमने, है ना, 1 कार्बन का पॉसिबल नहीं है। देखो 2 कार्बन होंगे तो कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन ले लो। और अल्कीन्स का मैंने फॉर्मूला बताया था H2n, ये होता है HCN2n, है ना, कुछ इस तरह से इसके फॉर्मूलेस बनते हैं। तो यहाँ पर भी ना आप देख सकते हैं इथीन है ना, वर्ड क्या है, इथीन। अब इथीन में डबल बॉन्ड लगने वाला है, इन से पता चलता है ये डबल बॉन्ड है। इन, जिनके पीछे इन आता है ना, वो डबल बॉन्ड वाले होते हैं, तो डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, है ना। अल्केन जो है वो डबल बॉन्ड के हैं, तो डबल बॉन्ड बनाते हैं। चलो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन। देखो आप कैसे दोगे, 1 2 3 और ये 4। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, ठीक है। देखो कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के, और इस वाले कार्बन के भी 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। अगला देखो C3H6 है, तो कार्बन कार्बन में आप डबल बॉन्ड बना लो पहले, ठीक है। उसके बाद 1 सिंगल बॉन्ड बना लो, उसके बाद 6 हाइड्रोजन है ना, 6 हाइड्रोजन देखो कैसे रखोगे आप, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गए, 2 कार्बन के साथ बन गए। अब इसको कितने कार्बन, किस वाले को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 2 पहले से यहाँ बन गए इस कार्बन के, और 1 बॉन्ड इसके साथ बन गया, तो 1 बॉन्ड और बनाना है, तो 1 हाइड्रोजन दे दिया इसे, समझ में आ रहा है। इसी तरह बिल्कुल सेम यहाँ पर भी देखो, ये कार्बन 1 है, 1 ही बॉन्ड बना रहा है, अब इसके कितने बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3। तो इस तरह का यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है किसका, हमें प्रोपीन का। इसी तरह सेम ब्यूटीन का बना सकते हो, डबल बॉन्ड बना लो कार्बन के साथ, और सिंगल बॉन्ड बना लो आगे सारे, ठीक है। 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन है अपने पास, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गए, इसका 1 बॉन्ड बनेगा, 1 बॉन्ड यहाँ बना लेते हैं, इसके 2 बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है भाई, और इसका 1 2 और 3 बॉन्ड यहाँ बनेंगे, ठीक है। तो 3 ऐसे बनाना चाहते हो ऐसे बना लो, ऐसे बनाना है तो ऐसे बना लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हाइड्रोजन और 4 कार्बन। तो इस तरह से इसके भी बॉन्ड्स आप बना सकते हैं, ठीक है। बाकी भी आप खुद कर सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसी तरह। डबल पहले वाले के साथ बस डबल बॉन्ड बनाना, आगे सिंगल सिंगल बनाओगे तो आपके सारे स्ट्रक्चर ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर किसकी, अल्काइंस की। अल्काइंस का फॉर्मूला भी हमने देखा था CnH2n-2 होता है, जो कि ट्रिपल बॉन्ड बोला जाता है। क्या सिंगल कार्बन वाला यहाँ पर भी नहीं बनता, ठीक है, देख रहे होगे आप, नॉट पॉसिबल, ठीक है, यहाँ पॉसिबल है ही नहीं। और तो यहाँ पर C2H2, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड बनाने हैं, 3 बॉन्ड बनाने हैं। तो कार्बन कार्बन में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो गए, ये देख सकते हैं आप, कार्बन कार्बन कितने ट्रिपल बॉन्ड है। और हर एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, कार्बन के यहाँ पर 3 बॉन्ड इसके साथ हो गए, 1 बॉन्ड इसके साथ हो गया, टोटल कितने बॉन्ड्स हो गए, 4 बॉन्ड हो गए। इस वाले कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 3 ये 1 ये, तो इसके भी 4 बॉन्ड्स यहाँ पर बन जाते हैं। इसी तरह प्रोपाइन बनाना है तो कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बनाओ और सिंगल बॉन्ड विथ कार्बन, 3 कार्बन हो गए। और हाइड्रोजन कितने, 4 हाइड्रोजन लेने हैं, तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसके साथ कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 बॉन्ड यहाँ बना चुका है, 1 बॉन्ड यहाँ, टोटल 4 कंप्लीट हो गए इसके। अब इसमें कितने बनाने हैं, 1 2 3, तो टोटल देखो H4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए। तो इस तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पर भी आप बना सकते हैं, इस तरह से इसको भी बना सकते हैं। 3 कार्बन 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर सिंगल हाइड्रोजन, यहाँ पर ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ठीक है। और इस वाले पे कितने, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए और कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4। दोस्तों इस वीडियो में हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे, जो कि क्लोज चेन बनते हैं ना, क्लोज चेन वाले जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 2 टाइप्स के होते हैं ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एलिसाइक्लिक में जो हाइड्रोकार्बन आते हैं वो साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन्स एंड साइक्लोअल्काइंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप वर्ड से समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया था एन्स वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, या अल्केन कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन्स, ईन्स का साउंड वहाँ पर आता है जहाँ पर डबल बॉन्ड होते हैं, और आइंस का साउंड वहाँ पर आता है जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और नाम जैसा है साइक्लो, सबके आगे साइक्लो आपको दिखाई दे रहा होगा, साइक्लो अल्केन्स, साइक्लो अल्कीन्स एंड साइक्लो अल्काइंस। मतलब साइक्लिक मतलब कुछ ऐसा रिंग जैसा, कुछ स्ट्रक्चर जैसा देखने को मिलेगा। इसमें देखिए, आप देखिए यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन है, जैसे साइक्लोप्रोपेन पता है कि किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री में अगर देखें हम हाइड्रोकार्बन की अगर बात करते हैं ना, तो उसमें एक लाइन अगर मैं कहीं पर ड्रॉ करता हूँ तो इस एक लाइन का मतलब पता है क्या होता है, इस एक लाइन का मतलब होता है यहाँ पर और यहाँ पर एक एक कार्बन है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड दिखाता है ना ये कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। केमिस्ट्री में इस लाइन का मतलब है सिंगल बॉन्ड जो कि कार्बन और कार्बन के बीच में बन रहा है। अगर मैं इसी लाइन को 3 ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरह से, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि एक कार्बन इस एंड पे, एक कार्बन इस एंड पे, एक कार्बन इस एंड पे, तो इस तरह का कुछ एक स्ट्रक्चर मैं सोच सकता हूँ, है ना। तो ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, कितने कार्बन से मिलके बना है, ये 3 कार्बन से मिलके बना है। और 3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर को मैंने आपको बताया है, ठीक है। रूट वर्ड आपको याद होगा, 1 कार्बन वाले को क्या बोला जाता था, मिथ बोलते थे, याद है। 2 कार्बन वाले को क्या बोलते थे, इथ। 3 कार्बन वाले को प्रॉप, है ना, प्रॉप। तो यहाँ पर ये नाम हो जाता है इसका, साइक्लिक है और प्रॉप रूट वर्ड है और एन है ना, तो ये हो जाता है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह अगर मैं 4 कार्बन ले लूँ, जैसे कि अगर मैथ्स की लैंग्वेज में अगर हम इसको बोलें तो ये क्या बोलेंगे, या हम इसको रेक्टेंगल या स्क्वायर बताएंगे। लेकिन अगर केमिस्ट्री में ऐसा स्क्वायर बना दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, ये 4 सिंगल बॉन्ड आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। तो हर एक एंड पे कितने कार्बन, एक एक कार्बन हर एक एंड पे, तो कुछ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, इस टाइप का। तो इसको बोला जाता है साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से आप लाइंस बढ़ाकर आप यहाँ पर जैसे साइक्लोब्यूटेन में 4 लाइंस हैं तो यहाँ पर 5 लाइन है, तो साइक्लोपेंटेन, ये आप देख रहे होंगे। इसको नॉर्मल भाषा में तो हम हेक्सागन बोलते हैं ना, हेक्सागन बोलते हैं, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो केमिस्ट्री में इसको क्या बोला जाता है, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि हर एक एंड पे क्या होता है, यहाँ पर हर एक एंड पे एक कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर बनते हैं साइक्लोअल्केन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहे जाते हैं, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप इन सब से। और इसी तरह बिल्कुल सेम यहाँ पर ये भी साइक्लिक होते हैं। इन में क्या होता है, डबल बॉन्ड बन जाता है ना, बस ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं सारे, एक सिंगल लाइन दिखाई दे रही है। और डबल बॉन्ड में क्या होगा, देखिए कुछ इस तरह के, साइक्लोपेंटेन डबल बॉन्ड आ गया ना, एक डबल बॉन्ड आ गया, साइक्लोहेक्सेन में भी एक डबल बॉन्ड आ गया, साइक्लोहेप्टेन में भी एक डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो
जैसे यहाँ पर था तो अब यहाँ पर भी क्या होगा, एक एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे साइक्लोप्रोपेन था, साइक्लोप्रोपेन का जैसा हमने स्ट्रक्चर देखा था अभी, कैसा बना था, कुछ ट्रायंगल बनाया था हमने, है ना, ऐसा। अब ये ट्रायंगल का मतलब है कि एक एक कार्बन ने तो बॉन्ड बना लिए थे, है ना। अगर हम यहाँ पर बॉन्ड की बात करते हैं ना, तो इस कार्बन को कितने और बॉन्ड बनाने हैं, अभी इस वाले कार्बन को 2 और बॉन्ड बनाने हैं, तो वो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह इसको 2 बॉन्ड और बनाने हैं, तो ये हाइड्रोजन के साथ बनेंगे, इसके 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनेंगे। तो हर एक कार्बन के अब 4 बॉन्ड हो चुके हैं, है ना। तो इस टाइप का यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर हम इसका एक केमिकल फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो कार्बन 3 है और हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, C2H C3H6, ठीक है। इसी तरह हम इसका अगर हर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन बनाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, C4H। इस वाले पे हर एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बना दो, ठीक है। ये कार्बन था, इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, तो हर एक कार्बन पर, ठीक है, हर एक कार्बन पर कितने 2 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि 2 बॉन्ड इसके वैसे बन गए, 2 वैसे बन गए, तो टोटल 8, ठीक है। तो इस तरह से इनके केमिकल फॉर्मूले भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह बिल्कुल मैंने जैसे बताया, साइक्लोअल्केन में डबल बॉन्ड आ जाते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड हो गए। और साइक्लोअल्काइंस में भी ट्रिपल बॉन्ड वाले आ जाते हैं, ठीक है। इसमें एक कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड, वैसे तो आपको ये 12th क्लास में पढ़ना है, ठीक है, 12th 11th और 12th में पढ़ेंगे आप, अगर साइंस वगैरह लेते हैं तो उसमें आप ये केमिस्ट्री वगैरह आपके पास होगी तो आप ये टॉपिक ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसमें से एक एरोमेटिक कंपाउंड तुम्हारे बुक में है जो कि है बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप का, इसको बोला जाता है C6H6। इसमें क्या होता है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन के साथ ये स्ट्रक्चर बनता है। और पहला बॉन्ड जो होता है इसमें देखो जैसे कि आपने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया, कार्बन, ठीक है, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन, कितने कार्बन है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब 6 कार्बन में से ना हर एक कार्बन पे ऑल्टरनेट कार्बन पे ना डबल और सिंगल बॉन्ड लगाने हैं। पहला कार्बन सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड, पहला कार्बन सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन डबल, पहला सिंगल दूसरा डबल। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और हर एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन के कितने बॉन्ड कंप्लीट करने, 4 बॉन्ड कंप्लीट करने। तो यहाँ पर देखिए हर एक कार्बन के कितने बॉन्ड्स हो गए, 4 बॉन्ड्स हो गए। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है बेंजीन का। और इसी को अगर हम बॉन्ड लाइन फार्मूले में लिखें, इसको बॉन्ड लाइन फार्मूला कहते हैं इसका, तो बॉन्ड लाइन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ देखो डबल बॉन्ड था तो ये डबल बॉन्ड आ गया, हर एक डॉट का मतलब यहाँ पर क्या है, 1 कार्बन है, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर, और एक और इस टाइप से भी इसको बनाया जाता है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर किसके हैं, बेंजीन के हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड अभी ज़्यादा नहीं है, साइक्लो कंपाउंड है कुछ आप जो कि ये बना सकते हैं इन सबके स्ट्रक्चर, साइक्लोहेक्सेन बना सकते हैं, साइक्लोपेंटेन बना सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, जिस तरह से मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया आपको, ठीक है। तो कम्प्लीटली बस इतना ही है अभी 10th क्लास में, आगे आप पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में 11th एंड 12th क्लास में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या आइसोमरिज्म, एंड फिनोमिना इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का मतलब यही होता है कि मतलब एक सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन एक मॉलिक्यूलर फार्मूले से बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे यहाँ पर अपने पास ब्यूटेन है, ये अल्केन है ना, एक अल्केन पढ़ा था हमने, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है ये अल्केन, ठीक है। इसका फार्मूला होता था, याद है, CnH2n+2, ठीक है। तो यहाँ पर 4 कार्बन लोगे, 4 कार्बन रखोगे तो 4 2 8 + 2 10, तो अल्केन यहाँ पर ब्यूटेन बन जाता है 4 कार्बन के साथ, ठीक है। तो इफ़ यू मेक कार्बन स्केलेटन विथ 4 कार्बन एटम्स, है ना, 4 कार्बन एटम्स अगर मैं लेता हूँ तो कुछ इस तरह से ले सकता हूँ 4 कार्बन एटम्स को, या एक पॉसिबल ऑर्डर और है, मैं 3 कार्बन ऐसे स्ट्रेट में ले 2 कार्बन ऐसे स्ट्रेट चेन में ले लिए और 2 को स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना सकते हैं ना। तो इन पे क्या कर सकता हूँ मैं, फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसी विथ हाइड्रोजन, है ना, मतलब इनके पास हर एक पे हाइड्रोजन लगा सकता हूँ। तो देखिए हाइड्रोजन लगेगा तो क्या क्या बनेगा, ये एक हाइड्रोजन इस पे, 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 तो सबके 4 बॉन्ड बनने चाहिए। इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, है ना। तो आप देख सकते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, C4H10 बन रहा है। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी आप ऐसे बना सकते हैं, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3, और ये 3 हाइड्रोजन ले चुका है, 3 कार्बन बॉन्ड बना चुका है, तो 1 हाइड्रोजन, और इस पर 3 हाइड्रोजन्स, और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस टाइप का यहाँ पर भी आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी C4H10 है, आप काउंट कर सकते हैं इसमें। देखो
यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला तो दोनों का सेम था, लेकिन यहाँ पर दो डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो इसी चीज़ को बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है। मतलब एक सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो अलग अलग देखते हैं, अलग अलग कार्बन कंपाउंड हैं जिनके अलग अलग आइसोमरिज्म मतलब आइसोमर्स बनते हैं। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की बात करें तो स्टार्टिंग होती है मीथेन, इथेन और प्रोपेन। ये तीन ऐसे कार्बन कंपाउंड हैं जिनके कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं होते। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शुरू होते हैं कार्बन 4 से, है ना। 4 कार्बन होंगे तब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं। ब्यूटेन अभी हमने पीछे बनाया ना, ब्यूटेन था वो। ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चर बने थे पॉसिबल? 2। इसी तरह पेंटेन के कितने बनते हैं? 3। हेक्सेन के बनते हैं 5। तो ये सब आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जेन्युइन कि हम फॉर्मूला लगाएं और नंबर ऑफ आइसोमर्स निकल जाए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ये याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप इतने याद कर लो, बस 6 तक याद कर लो यहाँ तक, ठीक है। 6 कार्बन तक आपको ये 4, 5, 6 ही तो याद करना है। 2, 3, 5 बस एक नंबर याद रखो, 2, 3, 5 काम खत्म। 4 कार्बन के 2 आइसोमर्स, 5 कार्बन के 3 आइसोमर्स और 6 कार्बन के 5 आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखें अगर हम इसका पेंटेन का C5H12 तो कितने बनेंगे इसके? 3। तीनों स्ट्रक्चर समझते हैं, देखो तीनों पेंटेन के बनाते हैं तीनों स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखो 5 कार्बन थे और 12 हाइड्रोजन। 5 कार्बन मैंने ऐसे अरेंज कर दिए, 1, 2, 3, 4, 5। पहला स्ट्रक्चर अपना ये बन गया। इसका नाम है सिंपल सा, क्या नाम है इसका? पेंटेन। अगर हम कार्बन को ऐसे ही अरेंज कर दें, 1, 2, 3, 4 कार्बन ये और 5वां कार्बन मैंने यहाँ पर अरेंज किया, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसका नाम बन जाता है 2 मिथाइल ब्यूटेन, जो कि आप नोमेनक्लेचर अभी हम टॉपिक करेंगे तो उसमें आपको ये क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है, क्यों इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन है। लेकिन आप अभी फोकस कर सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे। डिफरेंट स्ट्रक्चर, कितने स्ट्रक्चर बनने वाले हैं यहाँ पर? टोटल 3। और इसको हम ऐसे भी बना सकते थे कुछ कि हमने 3 कार्बन को तो स्ट्रेट चेन में डाल दिया और 2 की चेन बना दी ब्रांच्ड, ठीक है। तो इस तरह से नाम बन जाता है 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर किसके हैं? सभी के सभी स्ट्रक्चर पेंटेन के ही हैं, ठीक है, पेंटेन के ही बनते हैं। और मतलब वही था ना, डेफिनेशन जैसी थी कि मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आप इनके आइसोमर्स जो है बना सकते हैं। आप इसके भी ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह हेक्सेन के आप बना सकते हैं। 2 हमने बना दिए ब्यूटेन पेंटेन के, तो हेक्सेन के आप बना लीजिए 5 इसके आइसोमर्स जो है वो बनेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं होमोलोगोस सीरीज के बारे में, ठीक है। क्या होती है होमोलोगोस सीरीज? चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। A series of hydrocarbon which have similar chemical properties, ठीक है, similar chemical properties and they share the same general formula, और उनका एक ही सेम जनरल फार्मूला होना चाहिए। मतलब ऐसी एक सीरीज जिनका सेम जनरल फार्मूला है तो उनको हम कह सकते हैं, क्या बोला जाता है? उनको होमोलोगोस सीरीज बोला जाता है, ठीक है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और सेम जनरल फार्मूला, 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम जनरल फार्मूला, जिसमें अल्केन्स, अल्काइंस अभी हमने बनवाए थे, है ना। पीछे वाले वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो उसमें हमने अल्केन्स, अल्काइंस के स्ट्रक्चर भी देखे थे। तो अल्केन्स क्या होते थे? इनका एक जनरल फार्मूला होता है ना, CnH2n+2। जितने भी अल्केन्स बनते हैं कुछ इस तरह के बनते हैं ना। पहला अल्केन क्या आता है यहाँ पर? CH4, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन। देख रहे हो? अगर इनके अगर हम कास्ट की बात करें ना, इनके धर्म की बात करें, कास्ट की बात करें, तो ये सारे एक ही कास्ट के हैं। कौन से कास्ट के हैं ये सारे अल्केन्स बोले जाते हैं, है ना। मतलब इनके एक मतलब समझ रहे हो ना, ये एक तरह से ये सारे के सारे क्या हैं? अल्केन, एक ही सीरीज़ है। और सेम सीरीज ऐसे चलती है ना जब, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहती है और सेम जनरल फार्मूला भी रहता है, ठीक है। तो ये अल्केन्स जो हैं वो सभी के सभी होमोलोगोस सीरीज़ बनाते हैं। इसी तरह अल्कीन्स भी होमोलोगोस सीरीज़ बनाते हैं। इनकी अगर कास्ट की बात करें तो इनका जो मेन था, इनका जनरल फार्मूला ये था और इससे ये कंपाउंड्स बनते हैं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, ठीक है। तो ये भी सारे के सारे क्या है? होमोलोगोस सीरीज़ है। ये भी अल्काइंस की भी अगर बात करें तो अल्काइंस भी सारे के सारे होमोलोगोस सीरीज़ हैं, ठीक है। देख रहे होगे आप, है ना। सभी के सभी का एक ही केमिकल जनरल फार्मूला है। और इनकी ना एक चीज़ देखना आप, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी ना कहीं आपको सिमिलर दिखाई देगी इन सबकी, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं इनके होमोलोगोस सीरीज़ की। अगर देखो डेफिनेशन सिंपल सा है, ठीक है। क्या है होमोलोगोस सीरीज़? क्या है? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एलिमेंट्स की, मतलब कंपाउंड्स की, और सेम जनरल फार्मूला होना चाहिए। सेम जनरल फार्मूला है तो अल्केन्स आर द होमोलोगोस सीरीज़, अल्कीन्स आर द होमोलोगोस सीरीज़, अल्काइंस आर द होमोलोगोस सीरीज़ आप कह सकते हैं।
प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं होमोलोगस सीरीज़ की, तो देखिए प्रॉपर्टीज़, सक्सेसिव कंपाउंड्स ऑफ सीरीज डिफर बाय CH2। मतलब देखिए अगर आप कोई भी दो कंपाउंड उठाएंगे ना इसमें से, जैसे कि मान लो मैंने दो सक्सेसिव कंपाउंड उठाए, मतलब एक के बाद एक अगला, CH4 और मैंने दो कंपाउंड ले लिए यहाँ पर, मान लो C2H6 एंड CH4। अब बताओ डिफरेंस क्या क्या है इसमें, डिफरेंस मतलब दोनों में जो अलग है, जैसे यहाँ पर कार्बन कितने हैं, दो, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, एक। कार्बन का कितना डिफरेंस आ गया, C का, है ना, एक कार्बन का डिफरेंस आ गया। और हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो हाइड्रोजन का कितना डिफरेंस आ गया, 6 - 4, 2 का डिफरेंस आ गया। तो आप देख सकते हैं कोई भी, अगर आप कोई भी अल्कीन उठाओगे, अल्काइन उठाओगे, अल्केन उठाओगे, तो सब में आपको दिखाई देगा कि सब में डिफरेंस कितना है, CH2 का डिफरेंस है। लेकिन हाँ बस होने एक साथ चाहिए दो, ठीक है, सक्सेसिव होनी चाहिए, मतलब एक के बाद एक होने चाहिए। ये नहीं एक पहला उठा दिया एक लास्ट वाला ले लिया, बोलोगे इसमें तो डिफरेंस CH2 नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं। दो सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में या दो कॉन्जिक्यूटिव कंपाउंड्स के बीच में सीधा सीधा आप देख सकते हैं CH2 का डिफरेंस जो है वो आता है, ठीक है। इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड द मेल्टिंग पॉइंट्स चेंज रेगुलरली विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब एक मैनर में चेंज होगा, ठीक है, जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक मैनर के साथ ये फिजिकल इनके जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटीज़, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये सारे के सारे भी स्लाइटली चेंज होंगे एक रेगुलर मैनर में। एक ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा या कम डिफरेंस आ जाएगा, बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा स्लाइटली हल्का हल्का चेंज आता रहेगा, ठीक है, वो रेगुलर मैनर में होगा एक। एंड कंपाउंड्स हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, है ना, सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है, मतलब जनरल फार्मूला है, तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज जो रहेंगी वो केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी दिखाई देती है। एंड कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग द सेम मेथड। और सीधी सी बात है यार, देखो एक ही सेम मेथड से इनको प्रिपेयर भी किया जा सकता है कंपाउंड्स को, होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स को, ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी। और एक चीज़ और इसमें ना हमेशा ना द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंपाउंड इज डिफरेंस, मतलब द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंपाउंड, मासेस का डिफरेंस है ना, द डिफरेंस ऑफ मासेस बिटवीन टू सक्सेसिव कंपाउंड इज 14 U। देखो CH2 का डिफरेंस आ रहा है ना, CH2 का डिफरेंस का मतलब क्या है, हर एक कंपाउंड में, पहला कंपाउंड दूसरा कंपाउंड में कितना डिफरेंस, CH2 का, तो मास में भी इतना ही डिफरेंस आना चाहिए। मतलब कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और कितना हाइड्रोजन है 2, तो इनको प्लस करोगे तो आप कितना 1 × 2 14 बनता है। तो 14 U का मतलब क्या है, हमेशा 14 U का डिफरेंस हमेशा रहेगा एक दो सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से आप होमोलोगस सीरीज़ के ये सब प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं।